हम लोग कर रहे थे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स और आज इसका आखिरी लेक्चर है। और पहले तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे C3 और C4 को। सबसे पहले एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में C3 और C4 की, उसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हमें कुछ फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ये फैक्टर्स करते क्या है? ये फैक्टर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। जैसे पानी ना दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ना दिया जाए या ज्यादा दे दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा क्या होता है, लाइट अगर कम मिल रही तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा मिल गई तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इन प्रभावों को हम पढ़ लेंगे, बस ये चैप्टर फिनिश। राइट। आज का मोटिवेशनल क्या है? कश्तियां किनारों पर सबसे सुरक्षित होती हैं। भाई अगर किनारे पे है तो सबसे सेफ है, ना डैमेज होना है ना कुछ होना है। लेकिन वो वहां खड़े रहने के लिए नहीं बनी है। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि यू आर सेफ इन योर हाउस तो ये गलत है। आप घर में बैठ के लाइफ को नहीं जी सकते। जंग के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? घर पे बैठ के मोबाइल पे चीजों को देख के आप नहीं सीख सकते। आपको सीखने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। दुनियादारी आपको सिखाती है चीजों को कि कौन सही है कौन गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप पता है, आप एक वो होती है आजकल बहुत सारे सिमुलेशन गेम्स आते हैं। सिमुलेशन गेम जानते हो? आपको साफ लगेगा कि आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, बिल्कुल हूबहू फील होगा। लेकिन जरा रोड पे उतरो, रियल में कार चला के देखो। बता रहे चैलेंज है, मुझे नहीं है फिर भी चैलेंज है। क्या कि एक्सीडेंट ना हो जाए पहले दिन तो बता देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्योंकि सिमुलेशन और रियलिटी में फर्क होता है। सिमुलेशन का मतलब आभास हो रहा है आपको कि आप गाड़ी चला ले रहे हो, रियल में कार चलाओ, फर्क है। ये दुनियादारी है, सही है कि नहीं? इसीलिए रियल में प्रैक्टिस करो, तब आपको समझ में आएगा। जिसको बोलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के प्रैक्टिस करना, जो आप करते हो। ये सब कुछ हमने कर लिया था। मैंने आपको C3 C4 साइकिल सब कुछ बता दिया था। आज हम लोग करेंगे थोड़ा सा C4 साइकिल एनसीईआरटी से बचा हुआ था, वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, ये एनसीईआरटी का है पर आपके एनसीईआरटी में ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें थोड़ा कलरफुल है। एटमॉस्फेयर से क्या आया? CO2। किस सेल में आया? मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में आ गया और आने के बाद उसकी वाटर से रिएक्शन हुई तो वो लगभग बाई कार्बन आयन में बदल गया है। मतलब वाटर प्लस CO2 बाई कार्बन आयन के रूप में आ गया है। हमने डायरेक्ट ले लिया था, इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिया है। और उसके बाद फिर ये और PEP, याद करो PEP। अब ध्यान देना, हमने साइकिल क्लॉकवाइज चलाई थी, इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज चला दी। क्या फर्क पड़ता है? जाना तो वही है। अरे हम ऐसे घूम के ऐसे खड़े हो गए या फिर ऐसे घूम के ऐसे खड़े हो गए, फर्क तो कोई है नहीं, है तो वहीं पे। देखो ऐसे पढ़ना, हमने ऐसे पढ़ाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईस्ट से वेस्ट जाओ, वेस्ट से ईस्ट, क्या फर्क पड़ रहा है बताओ। ये प्लस CO2 एक्सेप्टर का नाम पेप, पेप का पूरा नाम। ये कितने कार्बन वाला है और ये कितने कार्बन है, तो कितने कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। अब CO2 गैस से एसिड में आ गया, इसी को बोलते हैं CO2 फिक्सेशन। जब कोई चीज गैसेस स्टेज में होती है और किसी स्टेबल कंपाउंड में बदल रही होती है तब उसको बोलते हैं CO2 फिक्सेशन। और C4 एसिड का नाम आप लोग बताओगे? ऑक्सैलो एस्टिक एसिड। और इमीडिएटली दिस ऑक्सैलो एस्टिक एसिड विल बी कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड, ना दिया हो तो एस्पार्टिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड यहां चलाया, व्हाट इज दिस? प्लाज्मोडेस्माटा, कल बताया था आपको। C4 एसिड यहां आते ही टूट गया, आई मीन टू से डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, मतलब CO2 निकल गया। CO2 निकल गया और ये CO2 निकलने के बाद ये CO2 चला गया कौन से साइकिल में? और केल्विन साइकिल में कितने ATP खर्च हुए और कितने ATP, कितने NADPH? तो टोटल ये खर्च करके यहां पर ग्लूकोज का छठवां भाग बन गया। रही बात यहाँ चार कार्बन थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन से निकल गया। हाउ मेनी अमाउंट ऑफ कार्बन रिमेन्स? ठीक है ना, तो 3 बचे। ये C3 एसिड बन गया, नाम आप बताओगे?
पायरुविक एसिड या पायरुवेट बोल दो। पायरुवेट इज नाउ ट्रांसफर्ड वाया प्लाज्मोडेस्माटा एंड विल बी रीच इन मेसोफिल सेल, और फिर उसने रीजनरेट करके क्या बना दिया, पीपी। सवाल ये उठता है, इसका नाम है पायरुविक एसिड और इसका नाम है फास्फोइनोइल पायरुवेट। यहां तो फास्फेट कहीं है नहीं, यहां फास्फेट साफ दिख रहा है। तो बताओ ये जो फास्फेट आया ये कहां से आया, एटीपी के पास से। कितने एटीपी यहां खर्च हो जाएंगे, 2 एटीपी। तो बताओ एक CO2 को फिक्स करने के लिए, एक CO2 को फिक्स करने के लिए कुल कितने एटीपी खर्च हुए, 5 एटीपी और 2 NADPH। हम बोल सकते हैं कि C3 की तुलना में C4 पाथवे को 2 एक्स्ट्रा एटीपी चाहिए होते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा, इस पाथवे को चलाने का कोई विशेष पर्पस, बिल्कुल। एटमॉस्फेरिक CO2 को कहां ले आना, बंडल स्विच सेल में। एटमॉस्फेरिक CO2 को कहां ले आना, इससे क्या फायदा होगा, जो रुबिस्को एंजाइम यहाँ बैठा हुआ है उसकी मुलाकात ऑक्सीजन से नहीं होगी, तभी तो वो CO2 से जुड़ेगा और बच जाएगा। किससे बच जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन से। क्या C4 पौधों में फोटो रेस्पिरेशन होता है, अगर C4 पौधे में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता तो ये क्या नुकसान करेंगे, क्या इनमें एटीपी का लॉस होगा, क्या यहाँ NADPH2 यूज होगा, क्या यहाँ पे ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, नहीं। तो ये सब जो लॉसेस हो रहे थे ना वो रुक गए, लॉसेस रुक गए तो प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज बढ़ गई, और इसीलिए दुनिया के सबसे अच्छे प्रकाश संश्लेषक यानी फोटोसिंथेसाइजर कौन है, C4। कौन है, C4। इज दैट क्लियर, समझ में आई बात। आज पढ़ेंगे फैक्टर्स, तो पहले कुछ बातें उसके लिए बता दें आपको, ठीक है। चलो कुछ बातें हम लोग देखते हैं। ये एनसीईआरटी है आपकी, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है और इस टेबल से एक क्वेश्चन पक्का बन जाता है। एक तो तय है कि बन जाएगा, याद रखिएगा, एक तय है कि बन जाएगा। चलो आओ देखो क्वेश्चन, फिर यहाँ पे आपको टिक करना है C3 के लिए क्या सही, C4 के लिए क्या है, चूज फ्रॉम, कहां से चूज करना है, ये ऑप्शन है ना, यहां से चूज करके यहाँ पे लिखना है। चलो, सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। C3 पौधों में ऐसा सेल बताओ जहां पे क्या होती है, जहां पे केल्विन साइकिल होती है, यानी C3 साइकिल होती है। बोलो भाई, यहां से चूज करो, मेसोफिल। देखो अब आप खुद ही आंसर दे रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा। यहां बताओ C4 में बंडल सीड सेल, यानी ये, ठीक है ना, तो ये क्लियर हो जाएगा, बहुत नहीं, बंडल सीड सेल। अब आओ अगला क्वेश्चन, सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स। सेल का वो टाइप जिसमें इनिशियल कार्बोक्सिलेशन होता है, इनिशियल यानी पहली बार CO2 को पकड़ा गया, यहां पर मेसोफिल सेल में ही पकड़ा गया था, बंडल सीड का कोई रोल नहीं था। यहां बताओ, यहां पे भी मेसोफिल में ही पकड़ा गया, याद करो पीपी ने पकड़ा था, ठीक है ना। हाउ मैनी सेल टाइप डज द लीफ हैव फिक्स CO2। कितनी कोशिकाओं में यहां पे CO2 फिक्सेशन होता है, 1 1 1 1 कौन सी, और यहां बताओ 2, तो 2 कौन सी, एक बंडल सीड सेल एंड मेसोफिल सेल। बोलो सही कह रहे हैं, 3 तो हो ही नहीं सकता, बंडल सीड सेल, पैलिसेड, स्पॉन्जी, है ना, गलत हो रहा है। यहां बताओ विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 पौधों का RUBP, वेरी गुड, RUBP, और C4 का पैप पैप, ठीक है। अब देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें पूछ रहा है। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, यानी RUBP में कार्बन की संख्या पूछ रहा है 5, और बताओ पैप में पूछ रहा है 3। देखो तुरंत तुरंत आप बता ले रहे हो, कुछ छूटा नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। मतलब बोल रहा है पहली बार जब CO2 फिक्स हुआ, पहली बार जब CO2 फिक्स हुआ तो क्या होगा, CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या बना, पहली बार जब CO2 फिक्स हुआ तो पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या बना, तो PGA बना। तो उसमें कार्बन कितने हो गए, PGA बना, और PGA, और यहाँ क्या बना, OAA। यहाँ कार्बन की संख्या, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ PGA में कार्बन की संख्या, OAA में कार्बन की संख्या 4। बिल्कुल क्लियर है। कह रहा क्या ये C3 पौधों में रुबिस्को होता है, यस। क्या इनमें होता है, बिल्कुल इसमें भी होता है, यस, दोनों में होता है। रुबिस्को तो दोनों में होता है, वो प्लेस थोड़ा ना पूछ रहा है आपसे, प्लेस पूछता तो आप बताते यस या नो। डज द प्लांट है पैपकेज, C3 पौधों में पैपकेज एंजाइम था,
नो, नो और यहां यस। अच्छा, विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को, कौन सी कोशिका में रूबिस्को उपस्थित था? बेसोफिल। यहां बताओ बंडल सी सेल। देखो आपने तो सबका जवाब दे दिया, क्योंकि जब कोई भी कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ोगे तो आपके पास हर चीज का जवाब होगा, राइट। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। अब थोड़ा सोचने वाली बात है। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, यहां मैं थोड़ा रुकूंगा और बताऊंगा, क्योंकि लाइट की बात हम आगे डिस्कस करेंगे। C3 पौधों को कम लाइट पसंद है, उनको ज्यादा रोशनी परेशान करती है, इनको ज्यादा रोशनी परेशान नहीं करती, ये आंख मिलाएंगे रोशनी से। अब बताओ, देखो C3 पौधों को CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन परेशान करेगी, ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो लो होगा। यहां बताओ हाई होगा, हाई होगा। बोलो, अगर किसी की आंखों पे रोशनी लगेगी तो उसकी वर्क करने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। भाई ये ऐसा पौधा है जो बहुत सेंसिटिव है लाइट के लिए। ये कहता है हमको ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, ये कहता है लाइट और लाओ, और समझ रहे हो, सूरज से अपना आंखें मिलाएगा, सूरज से, सन से, समझ रहे हो। तो इसका क्या लिखा लो, इसका क्या लिखा हाई। जरा बताओ, फोटो रेस्पिरेशन की बात आ गई तो कान खड़े हो जाने चाहिए। फोटो रेस्पिरेशन की बात आ गई तो कान खड़े हो जाने चाहिए। क्या वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, कह रहा है लाइट इंटेंसिटी लो है और फोटो रेस्पिरेशन कराना है, तो C3 में होगा कि C4 में? पहली बात तो C3 में भी तभी होता है जब लाइट ज्यादा हो। दिन में होता है कि रात को? तो दिन में लाइट ज्यादा होती तभी तो फोटो रेस्पिरेशन होता है। फोटो रेस्पिरेशन के लिए लाइट ज्यादा होनी चाहिए। अब इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा है, इसलिए इंटेंसिटी भूल जाओ, केवल लाइट के इंटेंसिटी की बात कर रहा है, वो भी फोटो रेस्पिरेशन पर आपको ध्यान देना है। अगर इन पौधों को कम लाइट मिल रही है, फोटो रेस्पिरेशन करेंगे, पर कैसा? निग्लिजिबल करेंगे, निग्लिजिबल। लाइट ही नहीं मिल रही है, लाइट कम मिल रही है, सम टाइम नहीं, लाइट कम मिल रही है, इसलिए यहां पे आप करोगे क्या? निग्लिजिबल। अब जरा इनको देखो, ये भी निग्लिजिबल। क्यों? ये तो करते ही नहीं है, ये तो लाइट कम हो, ज्यादा हो, मीडियम हो, फोटो रेस्पिरेशन करते ही नहीं, तो यहां पे भी निग्लिजिबल, यहां पे भी निग्लिजिबल। याद रखिएगा, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी पर फोटो रेस्पिरेशन होगा कि नहीं? होगा। और कैसा होगा? हाई। यहां बताओ निग्लिजिबल, क्योंकि चाहे हाई हो, चाहे लो हो, चाहे मीडियम हो, चाहे कुछ हो, वो तो करते ही नहीं, उसमें तो जुगाड़ था ना बचने का। चलो नेक्स्ट, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2, कहता है फोटो रेस्पिरेशन लो CO2 पर हो, तो आप बताओ CO2 कम यानी ऑक्सीजन ज्यादा, तो बताओ इसमें क्या होगा? हाई, बिल्कुल सही। यहां बताओ, ये तो ऐसे ही नहीं करते, लो हो, हाई हो, फलाना हो, धमाका हो, नहीं करते, क्या होगा? निग्लिजिबल। इनके लिए पूरा पूरा निग्लिजिबल। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी अकर्स एट हाई CO2 कंसंट्रेशन, अगर CO2 हाई है तो CO2 हाई तो ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन कम तो बताओ ये क्या करेंगे? निग्लिजिबल करेंगे, ठीक है ना। और ये बताओ, ये भी क्या करेंगे? निग्लिजिबल। ये तो करते ही नहीं, कोई भी कंडीशन हो ये करते ही नहीं। फिर आगे टेम्परेचर ऑप्टिमम। अब मैं बता देना चाहता हूं, जिनको लाइट कम पसंद है ना, लाइट में गर्मी होती है, लाइट में गर्मी होती है। आप देखो मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, पसीना निकल रहा है। लाइट में पावर होती है, एनर्जी होती है। बताओ, लाइट भी तो एक तरह की ऊर्जा है। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एज वेल एज टेम्परेचर, मानते हो ये बात? सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एज वेल एज, दिन के समय तापमान बढ़ जाता है और रात के समय गिर जाता है, बोलो सही है कि नहीं? दिन के समय रोशनी बढ़ जाती है, रात के समय रोशनी घट जाती है, मतलब सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एज वेल एज टेम्परेचर, ठीक है। अब आप बताओ कि जिसको लाइट कम पसंद थी उसको क्या क्या कम पसंद था? टेम्परेचर भी कम पसंद था, पक्का ना? तो बताओ, जिनको टेम्परेचर कम पसंद होता है, यानी जो लो टेम्परेचर पे रहते हैं, जिनको ठंडक पसंद है, उन्हें बोलते हैं टेम्परेट। क्या बोलते हैं? टेम्परेट पौधे। और जिनको ज्यादा पसंद है उन्हें बोलते हैं ट्रॉपिकल। क्या बोलेंगे? अब बता दो, ये कैसे पौधे? टेम्परेट की ट्रॉपिकल? टेम्परेट। ये कैसे है? ट्रॉपिकल। और बताओ जरा, देखो जरा, किसको लाइट कम चाहिए? C3 को। कितनी चाहिए कम?
अब देखो इनको कितनी चाहिए, अब आप बोलोगे सर अबव 40 तो बोल मत देना, एंजाइम का सैचुरेशन हो जाएगा, एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाएगा, एंजाइम का क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन। तो अबव तो 40 तो भूल के भी मत बोल देना, अबव 40 पे तो पता फोटोसिंथेसिस जीरो कर देगा, मर जाएगा। इसीलिए कौन सा होना चाहिए बताओ, इसके लिए कौन सा, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, यहां पे 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। अबव 40 क्यों नहीं लिया आपने, क्योंकि क्या एंजाइम 25 से 40 डिग्री पे ही काम कर सकते हैं और उसके बाद डीनेचर्ड हो जाते हैं, और जब डीनेचर्ड हो जाएंगे तो बताओ फायदा ही क्या, पौधा मर जाएगा। इसीलिए दे आर ऑप्टिमाइज्ड एट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड दे आर ऑप्टिमाइज्ड एट 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। दे आर नोन एज टेम्परेट प्लांट एंड दे आर नोन एज ट्रॉपिकल प्लांट। और एक बात बता दें, इनको लाइट कम चाहिए, इनको टेम्परेचर कम चाहिए, ये खाना भी कम बनाएंगे और बर्बादी ज्यादा करेंगे, पानी बहुत बर्बाद करेगा। याद आया दादा, ये पानी दुगना लेगा किसकी तुलना से, और खाना कितना बनाएगा, आधा। पानी कितना लेगा और खाना कितना बनाएगा। तो कौन से घटिया पौधे हैं, अब घटिया तो नहीं कहेंगे, मतलब तुलना कर रहे हैं, उसकी तुलना में घटिया है तो पौधे तो अच्छे ही होते हैं, कोई पौधा बुरा नहीं होता। पर मेरा कहने का तात्पर्य इन दोनों में कौन बढ़िया पौधा है, तो उसकी तुलना से तो कम अच्छा हुआ ना, इसलिए मैं घटिया बोल रहा हूं उनको। विच वन इज द बेटर फोटोसिंथेसाइजर, किसकी यील्ड और प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, किसकी यील्ड और प्रोडक्टिविटी कम है। दुनिया में सबसे ज्यादा भोजन किससे मिलेगा, मोनोकॉट की डाइकॉट। आ गया एग्जांपल पूछ रहा है, बताओ सीतरी पौधे कैसे हैं, सीतरी पौधे में क्रैंच एनाटॉमी होगी कि नॉन क्रैंच, क्रैंच की नॉन क्रैंच, नॉन क्रैंच, वृत्त की नॉन वृत्त, नॉन वृत्त एनाटॉमी। याद आया, और इसमें हो जाएगी क्रैंच या वृत्त एनाटॉमी। अच्छा इसका एग्जांपल याद करो, मोस्टली डाइकॉट, इसका बताओ मोस्टली मोनोकॉट, ठीक है ना। मोस्टली मोनोकॉट जैसे बताया था, हैच एंड स्लैग साइकिल सुगर केन मेज और सॉर्गम में खोजी गई थी, और ये खोजी गई थी क्लोरेला में। याद आया, याद आया। तो ये मोस्टली डाइकॉट में होता है, मोस्टली मोनोकॉट में होता है। इज दैट क्लियर, अब सारी चीजें करा दी गई आपको। अब आ जाओ कुछ फैक्टर की बात कर लेते हैं। फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, दे आर टू टाइप, मैं आपको बता दूं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी। बोलते हैं कि आपको जो भी फैक्टर्स हैं इनको जरूर समझना पड़ेगा, आपको जो भी फैक्टर्स हैं इनको जरूर समझना पड़ेगा, राइट। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो ये जानना बड़ा जरूरी है। अच्छा अब एक बात बताओ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस लिए जरूरी है, पैदावार के लिए। कोई पौधा है उसका प्रकाश संश्लेषण का जो दर है, जो रेट है वो ज्यादा है, तो बताओ ज्यादा खाना बनाएगा कि कम, उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी कि कम, पैदावार बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी ना। तो लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द क्रॉप प्लांट। बोलते हैं विशेष स्तर से जो कृषि वाले पौधे उसके लिए बड़ा जरूरी है, राइट। फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर। बोलते हैं बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन दो मेन फैक्टर में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक बाहर वाले एक अंदर वाले। एक जैसे मेरे अंदर का ब्लड का पीएच, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे ब्लड का पीएच, मेरे ब्लड में उपस्थित कैल्शियम, मेरे ब्लड में उपस्थित मिनरल, मेरे ब्लड में उपस्थित बाइकार्बोनेट, मेरे ब्लड में उपस्थित वाटर का अमाउंट। कभी कभी पानी कम हो जाता है, ब्लड हो जाता है गाढ़ा, तो हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, तो हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। समझ में आई बात। अच्छा उसके अलावा क्या होगा, एक और फैक्टर है एक्सटर्नल। आप मेरे सराउंडिंग में टेम्परेचर कितना है, मेरे सराउंडिंग में वाटर कितना है, मेरे सराउंडिंग में ग्रेविटी कितनी है, मेरे सराउंडिंग में क्या क्या चीजें, मतलब लाइट कितनी है, मेरे सराउंडिंग में सॉइल कैसा है, ये सब भी मुझे अफेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बताओ। अगर मेरी सराउंडिंग में कम उपजाऊ सॉइल है तो हमें भोजन कम मिलेगा कि ज्यादा, कम मिलेगा। तो सराउंडिंग कैसी होगी, डाइवर्सिटी रिच होगी कि कम होगी, कम होगी ना। देखो हर चीज हमें अफेक्ट करती है। उसी प्रकार फोटोसिंथेसिस रेट को
दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, अंदर वाले यानी प्लांट के खुद वाले, और दूसरा एक्सटर्नल वाले यानी बाहर वाले। एक को बोलेंगे इंट्रिंसिक, एक को बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। द प्लांट फैक्टर इंक्लूड द नंबर ऑफ साइज, नंबर बोलते हैं, नंबर आएगा इसमें, साइज आएगा, उसका एज आएगा, पत्तियों की ओरिएंटेशन देखा होगा, पत्तियां कभी ऐसे पतली 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 निडल जैसी होती है, कभी चौड़ी चौड़ी होती है, कभी थोड़ी मीडियम साइज की होती है, कुछ पत्तियां कर्ल होती है, कुछ पत्तियां एकदम तनी रहती हैं, कुछ लटकी रहती हैं, देखा होगा, कुछ पत्तियां से लटकी रहती हैं, मतलब वो मुरझाती नहीं है, उनका डायरेक्शन ही नीचे की तरफ होता है ना। तो ये सब ओरिएंटेशन में आता है। मीजोफिल सेल आएगा इसमें, और क्लोरोप्लास्ट वगैरह आ जाएंगे। इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन यानी अंदर की CO2 की बात कर रहा है, बाहर कितना है हमें उससे मतलब नहीं। देखो बाहर तो CO2 फिक्स है 0.03%, यही है ना, कितना है 0.03%, देखा जाए तो एग्जैक्ट है 0.036%, अभी बताएंगे। तो ये फिक्स है, लेकिन मेरे अंदर कितना CO2 है, हो सकता है बढ़ गया हो और हो सकता है घट गया हो, ये भी तो फैक्टर है। तो वही कह रहा है प्लांट के अंदर CO2 की सांद्रता कितनी है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कितना है, पत्तियां पीली पड़ गई, पत्तियां हरी है, सब कुछ इफेक्ट करता है पौधे को। ये सब इंटरनल फैक्टर्स में आ जाएगा। और इंटरनल फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, जीन पर, जेनेटिक्स पर, जीन पर। मेरे अंदर का हर चीज किसके हाथ में है, जीन के हाथ में। जीन ने मुझे ऐसा बनाया, जीन ने मेरे अंदर ऐसे हालात पैदा किए, जीन ने मेरे अंदर के ऑर्गन को बनाया, तो जीन ही तो जिम्मेदार है। इंटरनल फैक्टर के लिए जिम्मेदार कौन है, इंटरनल फैक्टर के लिए जिम्मेदार है जीन। एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, फिर ग्रोथ वगैरह सब कुछ डिपेंड करती है उसी पर। बताओ अगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा तो ग्रोथ ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा होगी। अरे फोटोसिंथेसिस ज्यादा तो खाना ज्यादा बनेगा, खाना ज्यादा बनेगा तो बताओ पौधे में ग्रोथ अच्छी होगी। एक साइंटिस्ट थे जूलियस वान सैच, 1854 में उन्होंने बताया भी था, ड्यूरिंग द ग्रोथ प्लांट विल सिंथेसाइज ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज विल बी स्टोर्ड एज स्टार्च। याद करो अर्लियर एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको ये सब बता रखा है। एक्सटर्नल फैक्टर वुड इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, बताओ बाहर के फैक्टर में क्या आएगा, सूरज की रोशनी, और क्या आएगा, तापमान, CO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ध्यान देने की बात है, वहां लिखा था CO2 कॉन्सेंट्रेशन, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, यहां बोल रहे हैं केवल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, और वाटर। As plant photosynthesis, all these factor will simultaneously affect the rate. Important बात, एक बात बताओ, मुझे सिर्फ टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है इस समय, मुझे सिर्फ टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है कि वाटर इफेक्ट कर रहा है कि एटमॉस्फेयर इफेक्ट कर रहा है कि हर एक फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। लाइट भी मुझे इफेक्ट कर रहा है, लाइट नहीं रहेगी मैं इनएक्टिव हो जाऊंगा, अरे अंधेरा हो जाएगा तो क्या करूंगा, इतना एनर्जेटिक रहूंगा क्या, नहीं। अच्छा गर्मी लगेगी तो भी अपसेट हो जाऊंगा। अच्छा सर्दी लगने लगी तो भी अपसेट, बोलो सही है कि नहीं। अच्छा इसका मतलब हर एक फैक्टर आप पे असर डालता है, तो इसका मतलब क्या होगा, और एक साथ असर डालता है क्या अलग अलग, ऐसा तो है नहीं। मेरा स्किन टेम्परेचर को पहचान रहा है और मेरा स्किन बाकी फैक्टर को नहीं पहचान रहा है, सब कुछ पहचान रहा है स्किन, स्किन में रिसेप्टर लगे हैं, पूरी बॉडी में रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये हर चीज पहचान रहा है। आंखें देख रही है कि लाइट है कि नहीं, कान सुन रहा है कि एटमॉस्फेयर में साउंड है कि नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है ना, आंखें भी देख रही है किस कलर की है, ये सब एक साथ हो रहा है कि अलग अलग हो रहा है। पहले मैंने इनको देखा, स्कैन किया, उसके बाद पता है चिट्टी ना, चिट्टी की चिक्की, हाँ चिट्टी, तो चिट्टी की तरह, चिट्टी था ना, तो चिट्टी की तरह वाला स्कैन किया है ना। उसके बाद पता, अब इन्होंने पूछा कौन से कलर, मैंने कहा ग्रे, बोले पैंट, बोले ब्लैक, बोले मेरे हेयर स्टाइल, हमने कहा उड़े हुए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता, जितना पूछो, रोबोट थोड़ा ना हम लोग उससे भी हाई हैं, हमने रोबोट को बनाया, रोबोट ने हमें नहीं बनाया। हमारा ब्रेन एक साथ काम करता है, एक साथ दिख जाता है हर चीज, कैसे ये दिख रहा है, कैसे स्टाइल है, किस तरह के है, कॉम्प्लेक्शन क्या है, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे, सब कुछ एट ए टाइम पता चलेगा। साइमल्टेनियसली सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं तो रेट भी साइमल्टेनियसली इफेक्ट होगा, बोलो सही है। हैंस दो सेवरल फैक्टर, बहुत जो कुछ फैक्टर होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ फैक्टर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। internal simultaneously affect the photosynthesis or CO2 fixation rate. Usually one factor is the major factor that is limit the rate. अब देखो एक बहुत अच्छी बात, आपने केमिस्ट्री में शायद ये वर्ड सुना होगा, लिमिटिंग फैक्टर, सुना है कभी,
सुना नहीं है तो फिर अब मैं सुना देता हूं, वैसा सुना होगा या सुनोगे आगे। जब एक ही बायोकेमिकल रिएक्शन या बायोकेमिस्ट्री बोल सकते थे, जब किसी बायोकेमिस्ट्री को या बायोकेमिकल रिएक्शन को या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन को, दोनों बातें सुन लो, जब किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को एक से ज्यादा फैक्टर एक ही साथ अफेक्ट करें, एक ही साथ मतलब साइमल्टेनियसली अफेक्ट करें, तब वो फैक्टर मेजर लिमिटिंग फैक्टर बनेगा जो सबसे कम सांद्रता में हो या सबसे कम अमाउंट में हो। अब समझ में आई बात? बताओ व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर? जब किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन को एक से ज्यादा फैक्टर एक बार में प्रभावित करते हैं तो वो फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर बनता है जो सबसे कम मात्रा में हो या जिसकी सांद्रता सबसे कम हो, तो दिस इज नोन एज लिमिटिंग फैक्टर। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, हमेशा देता हूं, हर साल ये एग्जांपल देता हूं। हमने सब्जी बनाई तो सब्जी में हमने सब कुछ डाल दिया, ठीक है ना। सबसे कम क्या पड़ता है सब्जी में? नमक। नमक सबसे कम पड़ता है। हमने नमक कम, तो बताओ सब्जी के लिए नमक, सब्जी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट पड़े, पानी भी पड़ा, मसाले भी पड़े, आलू भी पड़ा, और क्या गोभी भी पड़ा, और भी बहुत सारी चीजें, हर चीज उसमें पड़ गई। अब पड़ने के बाद बताओ आलू गोभी की सब्जी तैयार हुई, आपने टेस्ट किया, आपने कहा सर मजा नहीं आई। हमने कहा क्यों? आपने कहा जो नमक है ना वो बहुत कम है। यानी नमक क्या था? जो सबसे कम मात्रा में होता है उसी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया सब्जी के बनने को। बोलो टेस्ट को, बोलो। आपने क्यों कहा? क्योंकि नमक क्या था? कम। तो नमक क्या है? लिमिटिंग फैक्टर। अब आपने नमक बढ़ा दिया तो नमक बढ़ाने पे टेस्ट बढ़ गया, क्योंकि बाकी चीजें बैलेंस थी, बाकी चीजें, मसाले परफेक्ट थे, मिर्ची परफेक्ट थी, जो ग्रेवी थी परफेक्ट थी, जो आलू का अमाउंट था परफेक्ट था, गोभी का अमाउंट परफेक्ट था, गोभी परफेक्ट फ्राइड थे, सब कुछ पक चुका था। तो फिर कमी कहां थी? नमक में। नमक कम था तो टेस्ट नहीं आ रहा था, नमक मिलाया तो टेस्ट आ गया। अच्छा और मिला दो, अब ऐसा थोड़ा ना टेस्ट बहुत आ जाएगा, अब टेस्ट खराब हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब आप लिमिटिंग फैक्टर को लिमिट से ज्यादा बढ़ा देते हो तो कोई और लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। जब आपने नमक को बढ़ा दिया तो कोई ऐसा फैक्टर था जो नमक से कम रहा होगा, अब आपको क्या हुआ? अब आपको टेस्ट बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर को जब लिमिट से ज्यादा बढ़ा देते हो तो कोई और फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, ठीक है ना, फिर प्रोसेस को इफेक्ट करने लगता है। बस इतना बताओ। एक दूसरा एग्जांपल ले ले, आपको लिमिटिंग फैक्टर पता लगा कि नहीं लगा? है ना? बताओ इस सब्जी वाले एग्जांपल में लिमिटिंग फैक्टर क्या था? और एक दूसरा एग्जांपल दें, थोड़ा नमकीन नमकीन, बहुत मुंह नमकीन हो गया, थोड़ा मीठा कर लें, कुछ मीठा हो जाए, डेयरी मिल्क, है ना। तो सुनो, चाय बनाते हैं, सुबह कॉफी बनाते हैं, है ना। कॉफी में चाय बनाओ, चाय वाला एग्जांपल ज्यादा बेस्ट है। चाय में क्या क्या डालते हैं? पानी, दूध, चीनी और चाय की पत्ती, है ना, और अदरक वदरक नॉर्मल वाली बनाओ पहले। ऐसे तो आप बोलोगे इलायची बनाओ, चाय मसाला भी बनाओ, चाय, फिर बोलोगे सर आयरिश चाय बनाओ, फिर बोलोगे टर्किश चाय बनाओ। इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत की चाय बनाओ। चार चीजें एटलीस्ट चाहिए, चार चीजें। पहला पानी, दूसरा, तीसरा चीनी, चौथा चाय की पत्ती, है ना। अब आपने चाय, इन चारों फैक्टर में सबसे कम क्या मिलाया? चाय की पत्ती। अब चाय की पत्ती लिमिटिंग फैक्टर है, आपने चाय की पत्ती बढ़ाया तो चाय का टेस्ट कड़क हो गया और स्ट्रांग हो गया। यानी जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है किसको? उस फिजियोलॉजी को। जैसे चाय की, मान लिया चाय एक फिजियोलॉजी है, तो चाय का टेस्ट किस पर निर्भर कर रहा था? चाय की पत्ती बहुत कम पड़ा, टेस्ट ही नहीं आएगा। चाय की पत्ती थोड़ा बढ़ाया, टेस्ट आने लगा, और बढ़ाया एकदम कड़क चाय, और बढ़ाया कड़वी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर एक लिमिट तक काम करता है। जब इसकी लिमिट खत्म कर दी आपने, उस लिमिटिंग फैक्टर को इतना डाल दिया कि अब वो लिमिटिंग फैक्टर रहा ही नहीं, तो चाय कैसी लगने लगी? कड़वाने लगी। बोलो सही है? ऐसे सब्जी वाले एग्जांपल में लिमिटिंग फैक्टर की एक लिमिट होती है, आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दी, टेस्ट के ऊपर नमक डाल दिया, तो वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा, अब कोई और लिमिटिंग फैक्टर बन गया है। तो एक बार में एक ही लिमिटिंग फैक्टर काम करता है। कौन होता है लिमिटिंग फैक्टर? जो सबसे कम मात्रा में हो। चाय वाले एग्जांपल में चाय की पत्ती, और सब्जी वाले एग्जांपल में नमक। और एक बात और बता दें, लिमिटिंग फैक्टर जब तक लिमिट में रहेगा
उसको बढ़ाने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, घटाने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटेगी। मतलब लिमिटिंग फैक्टर जब तक लिमिट में रहेगा तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली कि इनवर्सली। बताओ, जैसे हम मान ले से एग्जांपल, हम फोटोसिंथेसिस के लिए बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सबसे कम मात्रा में चाहिए CO2। बताओ फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे कम क्या चाहिए? CO2। तो CO2 लिमिटिंग फैक्टर है, CO2 लिमिटिंग फैक्टर है, सबसे कम मात्रा में चाहिए। अगर हम CO2 को घटाएंगे तो फोटोसिंथेटिक रेट घटेगी, और बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेटिक रेट। लेकिन नाम में छुपा हुआ लिमिटिंग फैक्टर तो ये जरूर बोल देना, अप टू ए लिमिट। कब तक बढ़ेगा? अप टू ए लिमिट। उस लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेशन समझते हो ना? आप चाहे जितनी CO2 बढ़ाते रहो, अब फोटोसिंथेसिस का रेट इतना हो गया तो इतने पे रहेगा। समझ में आई बात? क्लियर है? समझ में आ गया लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं? देखो ये बात अब यहां से स्टार्ट करो। जब बहुत सारे फैक्टर, सेवरल फैक्टर मतलब बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी बायोकेमिकल, और मैंने एक नया वर्ड बोला था फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, तो ब्लैकमैन ने बताया, ब्लैकमैन ने, काले आदमी ने बताया क्या? लिमिटिंग फैक्टर का नियम। ब्लैकमैन नाम है उनका, ब्लैकमैन नाम है। तो काले आदमी ने क्या बताया? लिमिटिंग फैक्टर का नियम, और ये दिया था 1905 में। ठीक है ना? ये सामने आया। दिस स्टेट्स दैट फॉलोइंग, ये कहता है अगर किसी केमिकल प्रोसेस को अफेक्ट किया जा रहा है एक से ज्यादा फैक्टर द्वारा, तो इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू द मिनिमल वैल्यू। मिनिमल वैल्यू मैंने बोला था, जो सबसे कम मात्रा में हो या जिसकी सांद्रता सबसे कम हो, वही बनेगा लिमिटिंग फैक्टर। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इट्स क्वालिटी इज चेंज। बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर की क्वालिटी चेंज करोगे तो फोटोसिंथेटिक रेट चेंज होगा। ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं लिखा है, दिस इज फोटोसिंथेटिक रेट। फोटोसिंथेटिक रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिमिटिंग फैक्टर बट अप टू ए लिमिट। अप टू ए लिमिट। जैसे अगर हम मान लो कोई लिमिटिंग फैक्टर हम यहाँ लिख दे CO2, यहाँ लिख दे फोटोसिंथेटिक रेट। अब हम CO2 बढ़ाते जा रहे, देखो फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पर अप टू ए। अब देखो, अब और बढ़ा रहे नहीं बढ़ेगा। इधर देखो, बढ़ाते जा रहे थे, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ती जा रही थी, पर अब देखो क्या हो गई? सैचुरेट हो गई। अब मैं बढ़ा रहा हूं, नहीं बढ़ रही है, बढ़ा रहा हूं, नहीं बढ़ रही है, बढ़ा रहा हूं, नहीं बढ़ रही है, बढ़ा रहा हूं, नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप समझ जाओगे लिमिटिंग फैक्टर की लिमिट समाप्त हो गई है। अब ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा, अब CO2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा, तो सर कौन हो गया लिमिटिंग फैक्टर? हमें क्या मालूम? जो सबसे कम मात्रा में होगा। जैसे आओ एक एग्जांपल फिर चाय वाला लेते हैं। अब अदरक की चाय बनाते हैं, सबसे ज्यादा, नहीं इलायची की बनाओ फिर, वरना क्लियर नहीं होगा। सबसे ज्यादा पानी, फिर दूध, उसके बाद चीनी, उससे कम, चाय की पत्ती से भी कम इलायची। अब बताओ लिमिटिंग फैक्टर कौन है? इलायची। अब हमने इलायची बढ़ा दिया। अब एक समय बाद क्या हो जाएगा? इलायची बढ़ाने से टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि इलायची बढ़ा दिया, रेंज खत्म। अब इलायची बढ़ा दिया, लिमिट से बियॉन्ड हो गया। अब बताओ कौन लिमिटिंग फैक्टर बन चुका है? जो उसके बाद सबसे कम मात्रा में, कौन है उसके बाद? चाय की पत्ती। तो समझ गए, एक बार में एक ही लिमिटिंग फैक्टर काम करता है, और लिमिटिंग फैक्टर अपने लिमिट के बाद काम करना बंद कर देता है। तो फिर कौन काम करेगा? कोई अन्य। जैसे पहले इलायची काम कर रहा था लिमिटिंग फैक्टर, अब कौन काम कर रहा है? चाय की पत्ती। समझ आई बात? एक एग्जांपल देखते हैं, इधर देखो, ये फोटोसिंथेटिक रेट है। मैंने माना इसको CO2 अफेक्ट कर रहा है, मैंने माना इसको लाइट अफेक्ट कर रहा है, मैंने माना कि इसको वाटर अफेक्ट कर रहा है, मैंने माना कि इसको टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है। क्या आप देख के बता सकते हो सबसे कम मात्रा में क्या है? हाँ देखो, लाइनों को मात्रा से पहचानो। CO2 सबसे कम मात्रा में कौन है? जब किसी फिजियोलॉजी या बायोकेमिकल या केमिकल रिएक्शन को एक से ज्यादा फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो वो फैक्टर लिमिटिंग हो जाता है जो सबसे कम मात्रा में हो। बताओ कौन? CO2। अच्छा, अगर मैं CO2 को बढ़ाने जा रहा हूं, इस लाइन को लंबा कर रहा हूं, धीरे धीरे लंबा करने का मतलब CO2 की सांद्रता बढ़ा रहा हूं,
तो बताओ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी बढ़ेगी। पर जिस दिन ये लाइन इस लाइन के बराबर पहुंच जाएगी जो इसके बाद सबसे छोटी है, जो इसके बाद सबसे छोटी है, अब देखो दोनों बराबर हो गई, अब दोनों बराबर हो गई। अब मैं इस लाइन को बियॉन्ड कर गया, क्रॉस कर गया, अब ये लाइन बड़ी हो गई ना किसकी तुलना से। अब बताओ ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा तो कौन बन गया। मतलब एक बार में एक ही लिमिटिंग फैक्टर कार्य करता है, वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल चलो ये तो आपने लाइन बढ़ा दी है, ठीक है ना, ये लाइन बढ़ा दी। अब मान लो इससे बड़ी लाइन किसकी, वाटर की, है ना। अब लाइट बढ़ने लगी, लाइट यहां आ गया, लाइट यहां तक आ गया, लाइट किसके बराबर हो गया, मान लिया वाटर के बराबर हो गया। अब लाइट भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा, उससे बियॉन्ड चला गया, अब कौन हो गया, वाटर। तो एक बार में एक ही लिमिटिंग फैक्टर काम करता है, वो कोई भी हो सकता है। इज दैट क्लियर। सिचुएशन पर डिपेंड करता है, हमसे पूछ के थोड़ा ना बनेगा। हाँ जनरली कौन होता है, CO2, जनरली कौन होता है, CO2। इज दैट क्लियर। तो समझ में आ गया होगा लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया होगा लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट। तो एक बार में एक ही लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा, ये क्लियर हो गया। और लिमिटिंग फैक्टर अपनी एक लिमिट तक ही काम करता है, उसके बियॉन्ड कोई और लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। मतलब लिमिटिंग फैक्टर की लिमिट है कि वो एक लिमिट तक ही रेट को बढ़ाएगा, उसके बाद वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं रह जाता, तो कौन लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा हमें नहीं पता, परंतु जो उसके बाद सबसे कम होगा वो लिमिटिंग फैक्टर बनेगा। बोलो सही है। और लिमिटिंग फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ जो भी फिजियोलॉजी चला रहे हो। जैसे यहां कौन सी फिजियोलॉजी है, फोटोसिंथेसिस, लेकिन अप टू ए लिमिट। अच्छा उस लिमिट के बाद कौन लिमिटिंग फैक्टर बनेगा, कोई भी फैक्टर जो सबसे कम होगा, सबसे मिनिमम होगा। बिल्कुल क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। देखो ये कितना शानदार एग्जांपल दे रहा है, स्पेक्टेकुलर एग्जांपल है। फॉर एग्जाम्पल डिस्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन लीफ, बोलते हैं पत्तियां एकदम बढ़िया है, एकदम हरी भरी है। आई मीन टू से उसमें क्लोरोफिल है। बोलो भाई क्लोरोफिल जितना चाहिए उतना है। उसमें क्लोरोफिल जितना चाहिए उतना है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या कह रहा है भाई, कह रहा है क्लोरोफिल ग्रीन पत्ती है, क्लोरोफिल मिलेगा। ऑप्टिमम लाइट है, क्लोरोफिल भी है, इसको मिल रहा है। ऑप्टिमम लाइट है मतलब जितनी लाइट चाहिए वो भी इसको मिल रही है। हम मान लेते हैं कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए वो मिल रही है। CO2 कंडीशन भी ऑप्टिमम है, देखो ऑप्टिमम लाइट भी है एंड CO2 भी है। CO2 भी भाई इसको ऑप्टिमम मिल रहा है, क्लोरोफिल भी एकदम झमाझम भरा हुआ है ना। तो क्लोरोफिल भी इसमें है, लाइट भी ऑप्टिमम मिल रही है, CO2 भी मिल रहा है, फिर भी ये फोटोसिंथेसिस अच्छी नहीं कर रहा है। क्यों क्यों क्यों, कोई फैक्टर है लिमिटिंग फैक्टर जिसकी कमी है, कोई ऐसा फैक्टर है लिमिटिंग फैक्टर है जिसकी कमी है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो। तो कौन है लिमिटिंग फैक्टर, टेम्परेचर बहुत कम है ऑप्टिमम से, तो जो सबसे कम होता है वही क्या होता है। तो बताओ टेम्परेचर क्या है इस समय, लिमिटिंग फैक्टर है, सबसे कम मात्रा में तो लिमिटिंग फैक्टर है। कह रहा है दिस लीफ इज गिवन द ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर अप टू ए लिमिट विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग। लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, इसके बाद कौन लिमिटिंग फैक्टर बनेगा, जो सबसे कम मात्रा में होगा। बोलो सही है कि नहीं, बोलो। अच्छा कुछ ऐसा ही तो रात को भी होता है, रात को भी CO2 अवेलेबल है, वायुमंडल तो वही है कि वायुमंडल बदल जाता है। रात को हम लोग मंगल ग्रह के वातावरण में आ जाते हैं, बोलो दिन में प्लूटो पे पहुंच जाते हैं, ऐसा होता है क्या। एटमॉस्फेयर तो वही है, गोला तो वही है, प्लेनेट तो वही है, प्लेनेट का नाम अर्थ। चलो ये तो इतना तो पता है ना। हमारे गोला का नाम अर्थ, और अर्थ पे हम लोग हैं, एटमॉस्फेयर वही रहेगा। रात को सिर्फ एक परिवर्तन आएगा, क्या, लाइट। टेम्परेचर बहुत बात की बात है, पहले लाइट सबसे मुख्य, फोटोसिंथेसिस के लिए मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है, फोटो लाइट।
लाइट जो है टेम्परेचर में भी फर्क आएगा, मैं मानता हूं, फिर भी अगर हम आर्टिफिशियल लाइट दे दें उतनी इंटेंसिटी की, है ना, तो फोटोसिंथेसिस कुछ कुछ होने लगेगी। बोलो मानते हो? तो कहने का तात्पर्य ये, रात को लाइट नहीं मिलती तो रात के समय सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? लाइट, क्योंकि रात को लाइट सबसे कम मिल रहा है ना? कंफर्म है ना? रात को लाइट सबसे कम मिल रहा है, तो रात के समय लिमिटिंग फैक्टर कौन हुआ? लाइट। और सबसे पहला लिमिटिंग फैक्टर देखते हैं। सबसे पहला लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? लाइट। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, लाइट इज रेयर लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्लांट। क्या समझे? लाइट इज रेयर लिमिटिंग फैक्टर बट CO2 इज कॉमन लिमिटिंग फैक्टर टू द प्लांट। बताओ पौधे के लिए सबसे रेयर लिमिटिंग फैक्टर का नाम और सबसे कॉमन लिमिटिंग फैक्टर का नाम। क्योंकि दिन में तो लाइट बहुत ही ज्यादा अवेलेबल होगी, लाइट की तो दिन में कमी ही नहीं होती। बताओ, दिन में, दिन की बात करो, रात की मत करो। लाइट इज रेयर लिमिटिंग फैक्टर। रात के समय लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है, एक बात बता रहे हैं। पर हमें तो प्रोसेस को कब सोचना है? दिन में, क्योंकि हम दिन में फोटोसिंथेसिस होती कि रात को? तो दिन में सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर कौन होता है? CO2। नहीं, अभी मैंने बोला दिन में सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर कौन होता है? CO2, क्योंकि 0.03% ही है केवल। पर लाइट तो बहुत हो आ जाती है। लाइट तो क्या एकदम तपने लगता है, सूरज एकदम दिखा देता है, एकदम फुल ब्लूम पे। बोलो, सूरज धीरे धीरे उगता है, धीरे धीरे आंखें खोलता है ना, तांडव कर देता है, सही कि नहीं? तो दिन में लाइट की तो कमी नहीं है। तो दिन के समय लाइट लिमिटिंग फैक्टर बताओ। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इज रेयर लिमिटिंग फैक्टर की कॉमन? तो कॉमन बताओ। सी से कॉमन, सी से CO2, है ना? और रेयर वाला कौन सा है? लाइट। इतनी बात समझ में आई? बात। अब एक बात ध्यान से पहले समझ लो, एक एक बात पे ध्यान दो। वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट की क्वालिटी। हमको लाइट की क्वालिटी से मतलब है कि लाइट की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, लाइट की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, ये मतलब है। फिर लाइट की इंटेंसिटी से मतलब है अपने को, और लाइट के ड्यूरेशन से मतलब है अपने को। तो आओ एक एक को डिस्कस करें। लाइट की क्वालिटी की बात करो तो याद करो, सबसे बढ़िया लाइट लाल, रेड, गिव मी रेड, याद आया? उसके बाद सबसे सेकंड सबसे बढ़िया लाइट ब्लू, और उसके बाद भी सुन लो, बोलो लाल, बोलो नीले, फिर बोलो पीले, और फिर बोलो संतरे। तो लाल, नीले, पीले, संतरे। कितना अच्छा होता ना, हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग ऐसा सोचते थे, ये संतरे ओरिजिनल चीज कहाँ पसंद ही आती है? कुछ यूनिक सी चीज हो तो पसंद आएगी लोगों को, है ना? है ना? कहते नहीं, कोई आइडिया भी हो, एकदम हट के हो, लोगों से, दुनिया से हट के हो, तब तो पसंद आएगा लोगों को। बताओ, हम सोचते थे संतरे लाल, नीले, पीले क्यों नहीं होते? तो मेरा मानना क्या था? लाल, बोलो, लाल, नीले, पीले, संतरे। तो सबसे बढ़िया लाइट, सेकंड बढ़िया लाइट, फिर थर्ड बढ़िया लाइट, और फिर चौथी लाइट, अरे संतरे का कलर ऑरेंज, है ना? और सबसे घटिया लाइट, सबसे घटिया लाइट ग्रीन। अब आप बोलोगे अरे सर कैसे, हम तो, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब ग्रीन लाइट सबसे घटिया है और पौधे हरे होते हैं, और आप कह रहे ग्रीन लाइट सबसे घटिया है। सुनो, लाइट का रूल ये कहता है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे आती है वही कलर आपको दिखाई पड़ता है। मानते हो ये बात? जो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के आपके आंखों पे आके परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, वही ऑब्जेक्ट का कलर आपको दिखाई पड़ता है। तो बताओ, कौन सी लाइट आपके आंखों पे आके गिर रही है? पत्तियों को देखते हो तो किस कलर की दिखती है? ग्रीन ना? तो इसका मतलब ग्रीन लाइट तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, सारा तो आपको लौटा दे रहा है। कौन सी लाइट गई, पत्तियों पे गिरी और पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आके टकरा गई? ग्रीन। तो ग्रीन लाइट तो 0% एब्जॉर्ब किया उसने, 100% रिफ्लेक्ट कर दिया। तो बताओ पौधे को कौन सी लाइट नहीं पसंद है जो उसने लौटा दी? कौन सी लौटा दी? बताओ, विच वन इज द वर्स्ट लाइट फॉर द प्लांट? बेकार, सबसे घटिया लाइट कौन सी पौधे के लिए? ग्रीन। कौन सी बिल्कुल यूज नहीं करता? पौधे ग्रीन क्यों दिखाई पड़ते हैं? बिकॉज दे एब्जॉर्ब 0% ग्रीन लाइट एंड रिफ्लेक्ट 100% ग्रीन लाइट। लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते ग्रीन,
सारी की सारी लौटा देते हैं, और जो लाइट लौट के आएगी वो आपकी आंखों पे गिरेगी, जो आपकी आंखों पे गिरेगी वही कलर आपको दिखाई पड़ेगा। प्लांट ग्रीन क्यों दिखाई पड़ते हैं, जल्दी बताओ? 0% absorption and 100% रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? सो विच वन इज द बेकार की लाइट? सबसे बढ़िया लाइट लाल के बाद, नीला के बाद, पीला के बाद संतरे यानी ऑरेंज। और सबसे घटिया लाइट, तो बताओ लाइट की क्वालिटी पे डिस्कशन हो गया। अच्छा बेटा बताओ, व्हाइट लाइट दियो और ये सारी लाइट दियो और पूछा जाए फोटोसिंथेटिक रेट इज विल बी हायर इन, फोटोसिंथेटिक रेट विल बी हायर इन विच लाइट? चारों ऑप्शन हो, 5 ऑप्शन लेके चलते हैं, लाल, नीला, पीला, संतरा और व्हाइट। व्हाइट क्यों? व्हाइट लाइट इज द मिश्रण ऑफ, व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ विबग्योर, तो उसमें तो सब लाइट मिल जाएगी ना। और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है एंड व्हाइट लाइट इज द पॉलीक्रोमेटिक लाइट, सो व्हिच वन इज द बेस्ट लाइट फॉर द प्लांट? व्हाइट। लेकिन जब मोनोक्रोमेटिक की बात आ जाए तो व्हिच वन इज द बेस्ट? पहले लाल, फिर नीला, फिर पीला, फिर संतरा यानी ऑरेंज। बोलो सही है? बताओ अगर व्हाइट लाइट हो और ये सब भी रंगीन रंग बिरंगी लाइटें दी हो, क्या करेंगे? क्योंकि व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कौन सी लाइटें हैं? तो इसमें अगर मैं प्रिज्म रख दूं कितने भागों में तोड़ देगा? इसका मतलब व्हाइट लाइट व्हाइट नहीं होती, उसके अंदर 7 लाइटों का मिश्रण होता है। दिस इज पॉलीक्रोमेटिक लाइट। और जो आपकी, जो मैं लाल बोल रहा हूं, दिस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल लाइट है ये, और ये 7 लाइटों का मिश्रण है। बोलो तो विच वन इज द बेस्ट लाइट? व्हाइट ना दिया हो तो लाल, फिर पीला के बाद ऑरेंज, सबसे घटिया लाइट। चलो इतनी बातें क्लियर, लाइट की क्वालिटी क्लियर हो गई। लाइट की इंटेंसिटी पे डिस्कशन करेंगे अपन, क्योंकि देखो कर लेते हैं, करेंगे क्या, कर लो। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इधर लाइट की इंटेंसिटी ले रहे हैं, इधर अपन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे धीरे धीरे धीरे, होले होले, और इधर देखेंगे कि फोटोसिंथेटिक रेट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखो हमने लाइट बढ़ाई, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ा, ये देखो ऐसे मिलाते जाओ, ग्राफ मिलाना आता हो। हमने लाइट बढ़ाई, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ा, ये देखो हमने लाइट बढ़ाई, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ा, 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 हमने लाइट बढ़ाई, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ा। अब हमने लाइट बढ़ाई, नहीं बढ़ा, अब हमने 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 बढ़ाई, नहीं बढ़ा। कुछ समझे? कुछ समझे? क्या समझे? तो क्या समझे कि शुरुआत में जब हमने लाइट की इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाया, धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे, तो फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ रहा था। और क्यों? क्योंकि इस समय लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रही थी। क्या बोला था? लिमिटिंग फैक्टर अगर है, अगर कोई फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर है तो क्या होगा? उसको बढ़ाने पर फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। देखो हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ रही है, तो हमारे माइंड में आ जाएगा कि हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस उसी रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, तो इसका मतलब लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य कर रहा है। बताओ किस रीजन में लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है? ए और मिड ऑफ बी, ए और बी बोलो, ए और बी दोनों में, बी यहां तक पूरे पर काम कर रहा है। बताओ ए यहां तक है, बी यहां तक है, ए यहां से यहां तक है। बताओ इन विच सेक्शन, ये क्वेश्चन सेम टू सेम, उठाना आंसर, सेम टू सेम पैरा है, सेम टू सेम फिगर है, और वहां से क्वेश्चन पुट अप किया गया नीट में। क्या पूछा गया है? ए क्या शो करता है, बी क्या शो करता है, सी क्या शो करता है, डी क्या शो करता है। 4 ऑप्शन थे, हर एक में 4 ऑप्शन थे। किसी में ए के बारे में कुछ गलत लिखा था, किसी में बी के बारे में सही ऑप्शन कोई एक रहा होगा। तो क्या है, क्या ऑप्शन था? बताओ ए पॉइंट क्या शो कर रहा है, ए और बी पॉइंट क्या शो कर रहा है? ए और बी पॉइंट ये शो कर रहा है कि लाइट एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर इन दिस रेंज। बोलो ए और बी पॉइंट क्या शो कर रहा है? लाइट एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर। कैसे? क्योंकि यहां पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ रही है, इससे हमें पता चल रहा है। कह रहे डी पॉइंट क्या शो कर रहा है? कह रहे वो लाइट की इंटेंसिटी जिस पर सैचुरेशन हो गया, ये देखो सैचुरेशन हो गया, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगी। मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी बताओ जिस पर सैचुरेशन हो जाए, डी। मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी बताओ जिस पर सैचुरेशन हो जाए, डी। अच्छा कह रहा है अब हम आगे फिर से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो बताओ सी पॉइंट क्या शो कर रहा है? सी पॉइंट ये शो कर रहा है, हाँ बोलो बोलो, सी पॉइंट क्या शो कर रहा है?
कि अब लाइट नहीं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि अब लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा, तो कौन बन गया है? अदर फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर हो गए। अदर कौन? लाइट को छोड़ के कोई भी जो सबसे कम होगा, हमें नहीं मालूम। पानी कम होगा तो पानी बन जाएगा, टेम्परेचर कम होगा टेम्परेचर बन जाएगा, जो चीज कम होगी वही, क्लोरोफिल कम होगा क्लोरोफिल बन जाएगा, पर लाइट नहीं बनेगा। ये गारंटी है। बोलो क्लियर है? ये गारंटी है। बताओ जल्दी से, ए और बी पॉइंट क्या शो कर रहा है? लाइट एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर। बताओ पॉइंट डी क्या शो कर रहा है? मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी, जिस पर क्या हो जाता है? सैचुरेशन। मतलब फोटोसिंथेटिक रेट यहां के बाद अब कभी नहीं बढ़ेगी। बताओ सी पॉइंट क्या शो कर रहा है? कि अब लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा, तो कौन है लिमिटिंग फैक्टर? अदर देन लाइट। बोलो क्लियर? अब पढ़ के देखो कितना आसान है, और इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। देखो क्या लिखा है, तो लाइट की इंटेंसिटी का चक्कर भी समझ में आ गया, और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर की बात करो। दो पौधे ले लो, एक को उतनी इंटेंसिटी की लाइट दो, उतने ही इंटेंसिटी की, जितनी की इसको दे रहे हो उतनी की इसको भी देना। इसको ए मान ले, इसको बी मान ले। ए को आपने एक्स इंटेंसिटी की लाइट दी, बी को भी एक्स इंटेंसिटी की लाइट दी, पर इसको आपने दिया 5 घंटे के लिए, और बी को दिया आपने 7 घंटे के लिए। बताओ किसका फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा होगा? नहीं, बराबर होगा दोनों का। फोटोसिंथेटिक रेट बराबर होगा, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी तो सेम दे रहे हो। अगर मान लो इतनी लाइट की इंटेंसिटी दे रहे हो तो इतना ही तो रेट बढ़ेगा। लाइट की इंटेंसिटी तो चेंज नहीं कर रहे हो ना, क्या चेंज कर रहे हो? ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन बढ़ाने पर रेट पर कोई प्रभाव नहीं आता। पर सुनना, माना इसने 1 किलोग्राम प्रति घंटे के हिसाब से खाना बनाया, तो कितने घंटे लाइट दी थी? 4 घंटे। 4 बोला था ना, तो ये 4 केजी खाना बना लेगा। और इसको कितनी दी थी? तो ये कितने केजी खाना बना लेगा? तो क्या समझे, इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी सेम रखते हैं पर ड्यूरेशन अगर बढ़ा रहे हैं, तो बताओ क्या होगा? फोटोसिंथेटिक रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पर प्रभाव पड़ेगा? पैदावार पर। पहले यील्ड कितनी थी? 4 केजी पर कितना आवर? नहीं, पहले 4 किलोग्राम बना था पूरे दिन में, क्योंकि 4 घंटे लाइट दी थी। इसमें 7 किलोग्राम खाना बना था, क्यों? 7 घंटे लाइट दी थी। बोलो सही है कि नहीं है? तो इसका मतलब ड्यूरेशन बढ़ाने पर फोटोसिंथेटिक रेट नहीं बढ़ता। क्या बढ़ता है? पैदावार। पैदावार, यील्ड, उत्पादन क्षमता बढ़ती है। बोलो सही है कि नहीं? यही कारण है गर्मी में यील्ड बढ़ जाती है कि सर्दी में? गर्मी में ज्यादा दिन का ड्यूरेशन लंबा होता है और सर्दी में कम। बताओ कब पैदावार ज्यादा होती है? गर्मियों में। ज्यादातर पैदावार प्रोडक्टिविटी कब होती है? गर्मियों में। बताओ ज्यादातर फल फूल सब ये कब आ रहे हैं? गर्मी में आते हैं ज्यादातर प्रोडक्टिविटी होती है। While discussing the light as a factor that affect the photosynthesis, there is a linear relationship inclined light and CO2 fixation rate at low light intensity। बोलते जब लाइट लो है, लो कहते ही दिमाग में क्या बच जाना चाहिए? लिमिटिंग फैक्टर। लो है भैया, कह रहा है बहुत कम है, बहुत कम है, तो लाइट क्या है इस समय? लिमिटिंग फैक्टर। कह रहा है ये, इसका मतलब नहीं समझ में आया सर। इसका मतलब ये है, इधर लाइट की इंटेंसिटी लो है, डी के पहले लाइट की इंटेंसिटी को क्या मान लिया है? डी के बाद क्या मान लिया? हाई। डी के पहले, डी के बाद। तो बताओ जब हम लो लाइट इंटेंसिटी में देख रहे हैं और हम बढ़ाते जा रहे हैं, लो लाइट को थोड़ा लो रेंज में बढ़ा रहे हैं, लो रेंज में कि हाई रेंज में? लो रेंज में बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। वो भी कैसे बढ़ेगा? लीनियर। बोलो सही है? लीनियर बढ़ेगा। पढ़ के देखो, ध्यान देना। There is a linear relationship between the incident light and CO2 fixation rate यानी photosynthetic rate at low light intensity, यानी लिमिटिंग फैक्टर की रेंज में काम कर रहा है। लिमिटिंग फैक्टर के रेंज में कैसा ग्राफ आएगा? लीनियर, यानी ए एन बी कह रहा है। लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटी में, यानी डी के बाद सी की बात करने लगा, हाई लाइट इंटेंसिटी में ग्रेजुअली रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज। अब रेट नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि अब देखो वही बात कह रहा है, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अदर फैक्टर बिकम्स लिमिटिंग। कौन सा? नहीं मालूम, पर वो बनेगा जो सबसे कम मात्रा में होगा या जो सबसे कम सांद्रता में होगा। ठीक है ना? व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लाइट सैचुरेशन
कितने पे हो जाता है? 10% ऑफ फुल सनलाइट। C3 पौधे और C4 पौधे, जब सूरज की रोशनी 1% हुई, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ा, 2% हुई, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ा, C3 C4 दोनों की बढ़ रही है। 3% और बढ़ा, 4% और बढ़ा, 5% और बढ़ा, 6% और बढ़ा, 7% और बढ़ा, 8% और बढ़ा, 9% और बढ़ा, 10% हुआ, अब नहीं बढ़ेगा। कितने परसेंट पे सैचुरेट हो गए? C3 और C4 कितने पौधे पे सैचुरेट हो गए? तो इनके लिए तो लाइट रेयर लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करी ना, 10% पे सैचुरेट हो गए। अभी तो पूरा दिन पड़ा ही है, 12%, 14%, 15%, 16%, 17%, 18%, पूरे दिन एकदम फुल ब्लूम पे सूरज होगा, लेकिन वो कितने परसेंट पे ही सैचुरेट हो गया है? 10% पे। तो इसलिए C3 और C4 पौधे के लिए लाइट रेयर लिमिटिंग फैक्टर है कि कॉमन? रेयर। तो देखो लिखा हुआ हैंस, इन पौधों को छोड़ दें, 2 पौधों को छोड़ दें, 2 पौधों को छोड़ दो, हम नाम तक नहीं लेंगे, नाम लेना भी अभी पाप है, क्योंकि जब पहले पुण्य कर लें फिर पाप को उठाएंगे। क्या है? लाइट इज रेयर लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर, ये पॉइंट छोड़ के पढ़ो। हैंस लाइट इज रेयर लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर, मतलब किन पौधों के लिए रेयर है? C3 और C4 पौधों के लिए रेयर है, लेकिन कौन से? धूप वाले, धूप वाले, सन लविंग प्लांट, सन लविंग प्लांट। अब आइए अपवाद पे आइए, ये अपवाद है, कह रहा है ये एक बड़ा सा पौधा है, सूरज की लाइट, ये बड़ा सा पौधा ज्यादा पकड़ेगा कि इसकी नीचे छाया में उगने वाला टिंगू टिंगू पौधा, टिंगू टिंगू पौधे पे ज्यादा लाइट पड़ रही है कि ये बड़े वाले पौधे पे ज्यादा लाइट पड़ रही? बताओ। जंगल में, घने जंगल कौन सी रोशनी को रोक लेते हैं? बड़े वाले पेड़ रोशनी को रोक लेंगे। तो ये जो छोटे पौधे टिंगू टिंगू वाले जो एकदम नीचे बैठे हुए हैं, आने दो जो आ रही है आने दो, है ना, वो वाली लाइट आने दे रहे हैं, छाया आ रही है, समझो छायादार लाइट आ रही है, यानी 10% से कम वाली लाइट आ रही है। तो क्या ये सैचुरेट होंगे? इनको तो लाइट की कमी है, ये कहते हैं और आओ और आओ और आओ, इनको 10% भी नहीं मिल पाती, तो इनके लिए लाइट कॉमन लिमिटिंग फैक्टर है। बताओ, शेड लविंग प्लांट के लिए लाइट कॉमन लिमिटिंग फैक्टर है, परंतु C3 और C4 जो सूरज की रोशनी में होते हैं वो 10% पे ही सैचुरेट हो जाते हैं, उनके लिए लाइट रेयर लिमिटिंग फैक्टर है। बताओ किनको 10% से कम लाइट मिल पाती है? जब सूरज फुल ब्लूम पे भी होता है तब भी इनको लाइट क्यों नहीं मिल पा रही है? ऊपर छायादार बना दी, किसने छाया बना दी? विशाल पौधों ने रोक लिया, सनलाइट को रोक लिया, 10% से कम पहुंच रहे हैं, इनको कभी भी 10 से ज्यादा मिलेगी नहीं, तो दे विल नेवर सैचुरेट, लाइट इनके लिए कॉमन लिमिटिंग फैक्टर है। बताओ कौन सा पौधा है जिसके लिए लाइट कॉमन लिमिटिंग फैक्टर है? छायादार पौधे। किसकी छाया में उग रहे हैं? बड़े पौधों की छाया में, बोलते शेड वाले प्लांट, एक्सेप्ट फॉर द प्लांट इन शेड। एक तो शेड वाले हो गए, इनके लिए कॉमन लिमिटिंग फैक्टर है, और एक दूसरा है डेंस फॉरेस्ट वाले। ये देखो, ये डेंस फॉरेस्ट की बात करी, एक पौधा यहां रख दो, अरे एक पौधा यहां रख दो, सूरज की रोशनी आ तो रही है, रोशनी है पर बहुत कम आ रही है, देखो वहां से छन छन के कम आ रही है, वहीं पे एक पौधा रख दो, छायादार पौधा है, कुछ घर इंडोर प्लांट लगाते हैं ना छायादार, वो पौधा है, वो यहां रख दो, वो कभी सैचुरेट होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइट इतनी कम आ रही है कि 10% तक अभी पहुंचेगी नहीं, और उसको तो लाइट ज्यादा चाहिए, तो लाइट इसके लिए कॉमन वो लिमिटिंग फैक्टर है। बताओ लाइट किसके लिए कॉमन लिमिटिंग फैक्टर है? शेड। और किसके लिए? डेंस फॉरेस्ट के नीचे जो टिंगू टिंगू पौधे हैं, कौन से वाले? टिंगू टिंगू पौधे। तो टिंगू टिंगू पौधे और छायादार पौधे को छोड़ दिया जाए तो बाकियों के लिए लाइट रेयर लिमिटिंग फैक्टर है। कॉमन लिमिटिंग फैक्टर किन के लिए? टिंगू टिंगू और छायादार, टिंगू टिंगू और छायादार। क्यों उनके लिए कॉमन लिमिटिंग फैक्टर है? क्योंकि उनको कभी 10% से ज्यादा लाइट, 10% तो बहुत दूर की बात है, उतनी लाइट भी नहीं मिलेगी इनको, तो सैचुरेट ही नहीं होंगे। बोलो सही है कि नहीं? कंफर्म? कह रहा है अगर आपने इंक्रीज कर दिया इंसिडेंट लाइट, अगर आपने लाइट जो दे रहे हो बहुत ज्यादा दे दिया, अगर किसी पौधे, आपने देखो ज्यादा धूप में भी पौधे मुरझा जाते हैं, उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो पौधे में पानी की कमी हो, और या तो फिर क्या हो, इतनी लाइट मिल गई, पौधे में पानी की कमी नहीं थी, इतनी लाइट मिल गई कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल टूट गए, डिसइंटीग्रेट हो गए, डैमेज हो गए। क्यों? लाइट में ऊर्जा है कि नहीं है? ऊर्जा केमिकल बॉन्ड को तोड़ देगी कि नहीं तोड़ेगी? तोड़ देगी ना। जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल थे उनके केमिकल बॉन्ड टूट गए,
जब केमिकल बॉन्ड टूट गए तो मॉलिक्यूल चरमरा गया, समझ रहे हो, मॉलिक्यूल चरमरा गया, मैं ऐसी भाषा बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, मॉलिक्यूल डिसलोकेट हो गया, जो मॉलिक्यूल था वो घर चूर चूर हो गया, क्लोरोफिल का घर चूर चूर हो गया। अब बताओ जब घर ही चूर चूर हो गया तो क्या कोई काम होगा वहां? क्या वो लाइट को पकड़ के अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करेगा? नहीं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन या सोलराइजेशन। मैं शब्द लिख रहा हूं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फोटो ऑक्सीडेशन, या सोलर एनर्जी के कारण नष्ट हो जाते हैं, सोलराइजेशन। बताओ फोटो ऑक्सीडेशन या सोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? जब आप लिमिट से ज्यादा लाइट दे देते हो, लिमिट से ज्यादा लाइट इंटेंसिटी मिल जाए पौधे को, तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? वो नष्ट हो जाएंगे, उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, उनकी बिल्डिंग चरमरा जाएगी। अब वो काम नहीं कर पाएंगे जो वो करते थे। क्या काम करते थे? लाइट को पकड़ के इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करना। अब जब वो खुद ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित कैसे करेंगे? राइट, इसी को बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। अब बताओ इसका परिणाम क्या होगा? फोटोसिंथेसिस घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल नष्ट हो जाएंगे, तो बताओ फोटोसिंथेसिस घटेगी बढ़ेगी? चलो आओ कार्बन डाइऑक्साइड पे चलते हैं। अब पहले एक बात जान लो, एटमॉस्फेयर में CO2 कितना है? पहले तो हुआ करता था, जब आपकी किताबों में आज भी लिखा हुआ है 0.03%, पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है घट रही है? CO2 के लेवल में बढ़ोतरी हुई है कि घटौती? बढ़ोतरी हुई है ना, बता दें। पहले था 0.036%, अब हो गया है, पहले था 0.03%, अब हो गया 0.036। पहले कितना था? 0.03। आप पढ़ते हो ना, लेकिन मैं बताऊं ग्लोबल वार्मिंग के कारण एग्जैक्ट हो गया इतना, आज की डेट का बात बता रहा हूं, 0.036%। ये केवल 3 तक था, या 3 के बाद 6 तक पहुंच गया। और इसको आप बोल सकते थे 300 ppm, 300 पार्ट पर मिलियन, और इसको मैं बोलूंगा कितना? 360 ppm। इस भाषा में ज्यादा समझ में आएगा। परसेंटेज में कितना है? 0.03% आपकी बुक लिखती है, पर एग्जैक्ट कितना है ग्लोबल वार्मिंग के कारण? 0.036%। यानी पहले पढ़ते थे 300 ppm, तो बढ़ के 60 ppm बढ़ गया है, बढ़ गया ना ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो CO2 में बढ़ोतरी हुई है कि घटौती? बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो आज की डेट पे हम सब जहां बैठे हुए हैं, हमारे आसपास कितने ppm CO2 है? 300 के 360। ग्लोबल वार्मिंग के कारण CO2 के लेवल में बढ़ोतरी हुई कि घटौती? बढ़ोतरी हुई है। तो क्या लिखा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग। माइनर कौन था? रेयर कौन था? लाइट। और मेजर कौन बताया था? CO2। CO2 मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। और एक बात और बोलना चाहूंगा, मेरी आदत है हम पहले से ही बता देते कि यहां बैरियर आने वाला है। C3 पौधे के लिए, C3 पौधे के लिए तो CO2 लिमिटिंग फैक्टर है, पर C4 के लिए बिल्कुल नहीं है। सर ये कौन सी बात हुई? अब बताते हैं, बस इतने बात जान गए कि नहीं? माना कि CO2 लिमिटिंग फैक्टर है, वो भी कॉमन वाला, परंतु किस पौधे के लिए? C3 के लिए। किसके लिए नहीं है? C4 के लिए। ये बहुत अच्छे से किताबों में नहीं लिखा, हम आपको इसीलिए बिल्कुल एक NCERT एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। NCERT पैरा टू पैरा डिकोड कर रहे हैं, इसीलिए, है ना। और बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है ये। The concentration of CO2 is very low in atmosphere, क्योंकि केवल और केवल कितना है? 0.03% से लेकर के वो कह रहा है 0.04% के बीच है। हमने इसके और इसके बीच का एग्जैक्ट रेंज बताया है, ये कह रहे हैं इतने से इतने के बीच में होगा, लेकिन मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट बताया कि इतना ही है। हमने कहीं कहा नहीं 1 से लेके 2 बजे के बीच क्लास होगी, हमने बताया नहीं 1:32 पे होगी। फर्क है कि नहीं है? मैंने कहा 1 से 2 के बीच हो सकती है, मैंने फिर कहा कि 1:32 पे होगी। कौन ज्यादा एक्यूरेट है? 1:32 पे, है ना। तो वही चीज है, ये कह रहा है 0.03 से 0.04% होगी, मैं कह रहा हूं नहीं, एग्जैक्ट 0.036% या 360 ppm है। कह रहा है अगर आपने, और चूंकि लिमिटिंग फैक्टर है, सुन लो ये लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं है, हम मान के चलते हैं। अभी C3 C4 वाले लफड़ा खत्म करो,
है ना। हम मान के चलते कि हमको नहीं पता है कि C3 के लिए है कि C4 के लिए, हम इतना मान के चलते कि ये कॉमन लिमिटिंग फैक्टर है, तो लिमिटिंग फैक्टर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, बट अप टू ए, उसके बाद क्या हो जाएगा, सैचुरेशन। क्या हो जाएगा, सैचुरेशन। पक्का ना, तो चलो देखते हैं। बढ़ाओ, इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन, कह रहा 500 ppm तक ले जाओ, 0.05% का मतलब 500 ppm तक ले जाओ एक्सपेरिमेंटली, तो क्या होगा, तो बढ़ेगा CO2 फिक्सेशन रेट, बढ़ेगा कि घटेगा। CO2 बढ़ाने पर चूंकि ये लिमिटिंग फैक्टर है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, बढ़ेगा। बियॉन्ड दिस लेवल बिकम्स डैमेजिंग इफेक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, कहते हैं इसके बाद जब ये 500 ppm तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, डैमेज करने लगेगा। जैसे आप बताओ, एक लिमिट तक जब लाइट इंटेंसिटी दे रहे थे तो पौधे को नुकसान नहीं हो रहा था, लिमिट से बियॉन्ड दे दिया, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल तार तार हो गए। बोलो, वैसे ही कह रहा है इसको भी लिमिट के बाद दोगे तो CO2 एसिडिक होती है, CO2 एसिडिक है ना, एसिडिक है ना, तो पौधे के लिए नुकसान कर देगी, पीएच से चेंज कर देगी, तो ये कह रहा है उसके बाद नुकसान हो जाएगा, डैमेजिंग इफेक्ट हो जाएगा अगर लंबे समय तक आपने ऐसा किया तो। चलो अब आओ C3 और C4 दोनों की बात कर रहा है, कह रहा है हम C3 और C4 पौधे ले लें, एक गमले में क्या ले लिया, एक गमले में क्या ले लिया, और इस रूम के अंदर, इस हॉल के अंदर किसी कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से CO2 बढ़ा रहे हैं, CO2 बढ़ा रहे हैं हम इस रूम में, CO2 बढ़ा रहे हैं, कितने पौधे लगा लिए, और छोटा सा ग्लास का चैम्बर ले लो, आप चैम्बर के बाहर रहो क्योंकि CO2 आपके लिए हानिकारक हो सकती है, चैम्बर के अंदर दोनों पौधे रख दो, कांच का बना हुआ है, उसके अंदर किसी तरह से CO2 गैस बढ़ा दो। CO2 गैस बढ़ाने के बहुत सारे विकल्प हैं, CO2 गैस बढ़ा दो। CO2 गैस जब बढ़ाओगे तो कितने पौधे ले रखे हैं, तो ये अलग अलग रिस्पॉन्स करेंगे कि एक जैसा रिस्पॉन्स करेंगे, अलग अलग CO2 कॉन्सेंट्रेशन के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स करेंगे। कह रहे लो लाइट इंटेंसिटी है, लो लाइट इंटेंसिटी है और आप CO2 हाई दे रहे हो, बताओ कौन रिस्पॉन्स करेगा। अब ध्यान देने की बात है, CO2 लो है कि हाई, अरे CO2 देखो ना हाई है, और क्या लो कर दिया इन्होंने, तो इस समय आपका ध्यान तो यहां होगा, पर आपका ध्यान यहां होना चाहिए, क्यों, जो चीज लो होती है वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है, तो काहे उसको देख रहे हो, इसको देखो, बताओ इस समय कौन लिमिटिंग फैक्टर है, तो आप बढ़ा रहे हो CO2 और लिमिटिंग फैक्टर है ये, तो बताओ फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, लिमिटिंग फैक्टर बढ़ाना चाहिए, लिमिटिंग फैक्टर को बढ़ाने पर रेट बढ़ता है, नॉन लिमिटिंग फैक्टर को बढ़ाने पर रेट, तो बताओ इस समय लिमिटिंग फैक्टर कौन बन गया, लाइट, तो ना C3 फोटोसिंथेसिस बढ़ाएगा ना C4, देखो लिखा है नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड, कोई ग्रुप रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ना C3 ना C4, क्या बढ़ाने पर, CO2, क्योंकि लाइट कैसी है, तो इस समय लाइट लिमिटिंग फैक्टर है कि CO2, पढ़ते समय स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है, CO2 पढ़ रहे हैं तो CO2 लिमिटिंग फैक्टर है, तो फिर क्यों नहीं बढ़ रही है, अब समझ में आया क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि CO2 तो आप बढ़ा रहे हो, जो चीज बढ़ा रहे हो तो वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती है, ये देखो कि जो चीज कम होती है एट ए टाइम वही लिमिटिंग फैक्टर होता है, बताओ इस समय लिमिटिंग फैक्टर कौन है, लाइट की CO2, इसीलिए ना C4 की फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी ना C3 की बढ़ेगी, बोलो क्लियर हुआ। आओ अब हाई लाइट इंटेंसिटी लेके देखते हैं हाई की, तो पहले मैं समझा दूं, इधर देखो एक बार क्लियर कर दें, लो लाइट इंटेंसिटी ली आपने और CO2 को आपने बढ़ाना चालू किया, 360 ppm था, आपने कहां तक बढ़ाना चालू किया, 500 ppm तक बढ़ाना चालू किया, लाइट इंटेंसिटी कैसी है, और CO2 कितना बढ़ाना चालू किया, बोलो 360 से 70 80 90 400 410 420 430 440 450 460 470 500 तक बढ़ाया, तो बताओ किसने रिस्पॉन्स किया और किसने नहीं किया, आंसर आएगा कोई नहीं करेगा, क्योंकि इस समय CO2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, कौन है लिमिटिंग फैक्टर, लाइट है लिमिटिंग फैक्टर, तो कौन रिस्पॉन्स करेगा, ना C3। अब हम एक काम करते हैं, अब हम यहां लो की जगह क्या लिख दें, हाई, तो देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, क्या होता है देखो,
अब हमने लाइट इंटेंसिटी कैसी ले ली, तो ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा। अब लिमिटिंग फैक्टर कौन बन गया, CO2 लिमिटिंग फैक्टर बन गया। तो बताओ इसका भी रेट बढ़ेगा और इसका भी बढ़ेगा, दोनों का रेट बढ़ेगा। लेकिन मैंने अभी क्या बोला था, CO2 किसके लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, C4 के लिए। तो सुनो, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इधर लिख दो फोटोसिंथेसिस रेट और इधर लिख दो ये C4 पौधा, ये C4 पौधा है। इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये 360 है, ये 360 है और इसके आगे हम बढ़ाएंगे, धीरे 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 बढ़ाना चाह रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं पर ये फिर भी सैचुरेटेड है, नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तो ऑलरेडी इस पॉइंट पे सैचुरेटेड है ना। इसका सैचुरेशन कितने पॉइंट पे हो चुका है, जो अभी है, जितना अभी एटमॉस्फेयर में CO2 है, कितने पे ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है, 360 पे। 360 पे ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है। अब 70 करोगे तो भी नहीं बढ़ेगा, 80 करोगे तो भी नहीं बढ़ेगा, 90 करोगे तो भी नहीं बढ़ेगा, 400 करोगे तो भी नहीं बढ़ेगा, 500 कर दो, 600 कर दो, नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है 360 पे। करंट CO2 की मात्रा पर कौन सा पौधा ऑलरेडी सैचुरेटेड है, C4। तो उसके लिए तो CO2 लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं करेगा। तो किसके लिए काम करेगा जरा देखो, C3 के लिए करेगा। वो भी कैसे करेगा जरा देखना, ध्यान देना, थोड़ा इसको इरेज करें। देखो अब हम कौन सा पौधा ले लें, C3। अब हमारा फोकस कहां पे है, क्योंकि इसके लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर है, इसके लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर है। किस पौधे के लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं था, हाँ इसके लिए नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी में बहुत क्लैरिफाई नहीं की है, दिया तो है पर क्लैरिफाई नहीं किया है। देखो सीधी बात हमें पता हो गई, एनसीईआरटी भी वही समझाना चाहती है पर घुमा घुमा के वो लो लाइट लिखी, फिर हाई लाइट लिखी। लेकिन हमने आपको एक्सपेरिमेंटली बता दिया कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है। फोटोसिंथेटिक रेट, इधर क्या ले ले, CO2 की सांद्रता, वो भी किसमें, पार्ट पर मिलियन में। यहाँ 10 है, यहाँ 50 है, यहाँ 300 ppm है, यहाँ 400 ppm है, जैसे यहाँ 500 ppm है। चलो C3 पौधे की आप CO2 बढ़ाओ शुरुआत से, तो फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ेगी, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है, 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 लिमिटिंग फैक्टर है। कहां पे जाके ये सैचुरेट होगा, इस जगह पे आके सैचुरेट हो जाएगा, करीब इस जगह पे आके सैचुरेट होगा, 400 के बियॉन्ड, 450 के बियॉन्ड, ये 450 ppm के बियॉन्ड जाके सैचुरेट होगा। 450 के बियॉन्ड का मतलब लगभग 500 पे जाके सैचुरेट होगा, लगभग 500 के आसपास। बताओ एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, इसका सैचुरेशन कितने पर होगा, C4 कितने पे सैचुरेटेड है, 360, जो कि करंट CO2 अवेलेबिलिटी है एटमॉस्फेयर में। लेकिन एक बात बताओ, अभी भी इन पौधे को 360 से 70 करो, देखो रेट अभी भी बढ़ रहा है, 80 करो बढ़ा, 400 करो बढ़ा, 450 करो बढ़ा, 460 करो बढ़ा, 470 करो बढ़ा, कब तक बढ़ेगा, 500 तक बढ़ेगा। मतलब अभी इनका सैचुरेशन नहीं हुआ, इनका सैचुरेशन कब होगा, 500 के बाद। मतलब CO2 की लिमिट कब तक काम करेगी, 500 ppm तक, उसके बाद कोई और फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। तो एक काम करो ना, हमारे आसपास डाइकॉट जो पौधे हैं, है ना, क्या ये 360 ppm पे फोटोसिंथेटिक, मैंने मान लिया 360 यहाँ पे कहीं है, बताओ 360 यहाँ पे, उसकी फोटोसिंथेटिक रेट अभी इतनी चल रही, इतनी चल रही है। और यहां जरा देखो, यहाँ पे, यहाँ इतनी है। तो बताओ अगर अभी इतनी चल रही है, इतना CO2 देने पर, 360 CO2 देने पर इतनी देर इतना खाना बना रहे हैं, इस रेट से खाना बना रहे हैं, अगर हम इनको CO2 ज्यादा दे दें, 500 ppm तक दे दें, तो ये इतना खाना बनाने लगेंगे, बोलो खाना बनाने का रेट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। तो बताओ जल्दी जल्दी पैदावार हमें मिलेगी कि देर में, जल्दी जल्दी पैदावार मिलेगी कि देर में, जल्दी जल्दी पैदावार मिलने लगेगी। तो इसका मतलब हम इनका अभी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इनका फायदा हमें उठाना है। हम इनको ऐसे जगह ले जाएं, किन पौधों की बात चल रही है, इनको कहां ले जाएं जहां CO2 रिच एटमॉस्फेयर है। अगर CO2 रिच एटमॉस्फेयर है तो अगर हम वहां रख देंगे इनको, तो इनका फोटोसिंथेटिक रेट पहले से बढ़ जाएगा, और पहले से बढ़ जाएगा तो प्रोडक्टिविटी जल्दी जल्दी होगी कि देर में,
टमाटर अगर यहाँ टमाटर मिल रहे हैं इस साइज के, तो वहां टमाटर उतने ही दिनों में बड़े साइज के मिलेंगे। अरे ज्यादा खाना बना रहे हैं ना, यहाँ बना रहे 1 किलोग्राम प्रति घंटे के हिसाब से, वहां बना रहे 1.2 किलोग्राम प्रति घंटे के हिसाब से, कहाँ खाना उतने ही देर में ज्यादा बन जाएगा? जहां CO2 ज्यादा है। एक जगह पे 360 CO2 है, एक जगह पे 500 CO2 है। बताओ, 2 गमले ले लो, सेम साइज सेम शेप के और सेम साथ उगाए हुए, दोनों टमाटर के पौधे हैं। एक को जहां 360 ppm है वहां रखो, एक को कहां रखो 500 है। बताओ, 1 महीने बाद दोनों को देखो, किसमें टमाटर ज्यादा लदे हुए नजर आएंगे, किसमें बड़े बड़े टमाटर होंगे, किसमें ज्यादा संख्या होगी। कहां की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई? 500 वाले की। क्यों? क्योंकि सर CO2 ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा है, जबकि टाइम आपने सेम दिया था, सब कुछ सेम दिया था। तो ये फायदा आजकल हम लोग उठा रहे हैं। हम लोग आजकल C3 पौधों को ऐसे खुले में नहीं उगाते। जैसे टमाटर हुआ और शिमला मिर्च, बेल पेपर बोलते हैं इंग्लिश में, बेल पेपर, BELL बेल, और पेपर PEPPER पेपर। बेल पेपर और टोमेटो को कहां उगाते हैं आजकल? ग्रीन हाउसेस में। ग्रीन हाउस में क्या खास बात होती है? ग्रीन हाउस में CO2 की मात्रा बाहर की तुलना से ज्यादा हो जाती है या कर दी जाती है। जब अंदर ज्यादा हो जाए, कांच के घर होते हैं, कांच के घर, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको एक दिन पढ़ाएंगे। कांच की क्वालिटी होती है कि वो क्या होती है, उसके अंदर CO2 वगैरह गैस जो होती है वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, सुना होगा शायद, ठीक है ना? तो बताओ, कांच के घरों में गमले लगा दिए शिमला मिर्च के और टमाटर का पौधा इतना बड़ा होता है, शिमला मिर्च का भी लगभग ऐसे ही होता है। तो वो पौधों को लगा दिया जाता है और CO2 बढ़ जाती है, तो पैदावार बाहर रखे गमलों की तुलना में अंदर रखे गमलों की पैदावार ज्यादा की कम? कांच के घर के बाहर रखे हुए और कांच के घर में रखे हुए पौधों में किसकी पैदावार ज्यादा होगी? इनर वालों की कि आउटर वालों की? क्योंकि अंदर CO2 ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी पहले से बढ़ गई। उतने ही दिनों में, सेम दिनों में, 1 महीने में इनका टमाटर देखो, उनका देखो, इनका ज्यादा होगा। कौन से 2 पौधे आजकल उगाए जा रहे हैं? अभी बताया नाम, टमाटर और शिमला मिर्च। देखो लिखा है हाई लाइट इंटेंसिटी पर C3 और C4 दोनों इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट? इंपॉर्टेंट बात यह है कि C4 प्लांट सैचुरेट हो जाएगा कितने पे? 360 ppm पे, जबकि C3 अभी भी नहीं सैचुरेट होगा, अभी भी CO2 कॉन्सेंट्रेशन को झेल लेगा और इसका सैचुरेशन देखा जाएगा बियॉन्ड 450, यानी कब तक? अप टू 500 पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब जो अभी की अवेलेबिलिटी है CO2 की वायुमंडल की है, यानी कितनी है? 360, वो लिमिटिंग है केवल और केवल किसके लिए? किसके लिए नहीं है? C4 के लिए। देखो NCERT की बात कितनी शानदार तरीके से मैंने आपको बता दी, वरना पढ़ते तो कंफ्यूजन हो जाता है किसके लिए है किसके लिए नहीं है। अभी क्लियर? अब देखो कितनी अच्छी बात है, वही वाली बात बता रहे कि फायदा कैसे उठाएंगे। The fact that C3 respond to higher CO2 concentration, C3 हाई CO2 पे रिस्पॉन्ड करता है कि लो? हाई CO2 पे रिस्पॉन्ड करता है। C3 को हाई CO2 दे दो, देखो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जबकि C4 को दोगे रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बताओ, C4 पौधे को 360 में रखें और एक को रखो 500 में, बताओ किसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी? दोनों में बराबर होगी। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी सैचुरेट हो गया ना। लेकिन अगर हम C3 पौधे को 360 पे रखें और 500 पे, किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी? 500 पे। वही कह रहा है कि C3 पौधे हाई CO2 को ज्यादा रिस्पॉन्ड कर पाएंगे क्योंकि उनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। ये देखो बढ़ गया, पहले इतना था 360 पे, 500 पे देखो इतना हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जब हम CO2 रिच एरिया में रखेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और ऐसा कहां रख सकते हैं? ग्रीन हाउस क्रॉप में इस तरीके को रख के ग्रो करा सकते हैं, जैसे टोमेटो और बेल पेपर, शिमला मिर्च। दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन रिच एटमॉस्फेयर एंड लीड्स टू हायर पैदावार बढ़ जाएगी। बोलो सही है? क्लियर है? अब आइए टेम्परेचर, अगला फैक्टर है टेम्परेचर। बस खत्म, इतना ही है, खत्म हो गया ये वाटर के बाद 2 लाइनों में खत्म। तो देखो एक बार बताओ, टेम्परेचर किसको ज्यादा अफेक्ट करता है? लाइट रिएक्शन को कि डार्क को? एंजाइम को करता है। बताओ आप, लाइट रिएक्शन में कोई विशेष खास एंजाइम तो यूज हुए नहीं थे,
लेकिन डार्क रिएक्शन में दुनिया का सबसे सेंसिटिव एंजाइम यूज हुआ था, नाम बोलो, रुबिस्को। नाम बोलो, रुबिस्को। बताओ दुनिया का सबसे सेंसिटिव एंजाइम, रुबिस्को। दुनिया का सबसे सेंसिटिव एंजाइम कौन था, रुबिस्को, ठीक है ना। तो बताओ लाइट रिएक्शन ज्यादा अफेक्टेड होगी टेम्परेचर से कि डार्क रिएक्शन ज्यादा अफेक्टेड होगी, जल्दी बोलो। कहता है ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन अफेक्टेड नहीं होती, वो भी इतू सी होती है। कितनी होती है, इतू सी। लेकिन जो डार्क रिएक्शन हो तो इतनी सी हो जाती है, बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाती है। देखो लिखा है डार्क रिएक्शन एंजाइम वाली रिएक्शन है तो टेम्परेचर से कंट्रोल होगी। दो द लाइट रिएक्शन आर ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव बट दे आर अफेक्टेड टू ए मच लेसर एक्सटेंट। मतलब कह रहा है डार्क रिएक्शन ज्यादा प्रभावित होगी तापमान से, लेकिन लाइट रिएक्शन बहुत कम प्रभावित होगी। बोलो सही है, कंफर्म है। C4 प्लांट हाई टेम्परेचर के लिए होते हैं। बोलो, मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था C4 कितने टेम्परेचर को झेल पाते, 25 से 30, नहीं 20 से 25 कि 30 से 40। हाँ मैं लिख रहा हूं 30 से 40। और एक बात आप बता दोगे तो मजा आ जाएगा मुझे। बताओ कौन सी बात। दे आर ट्रॉपिकल प्लांट की टेम्परेट, ट्रॉपिकल की टेम्परेट। हाँ जो ज्यादा तापमान झेले वो ट्रॉपिकल। तो ये ट्रॉपिकल प्लांट है कि टेम्परेट, दिस इज ट्रॉपिकल प्लांट, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये हाई टेम्परेचर पे हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करेंगे, दे आर ट्रॉपिकल प्लांट। लेकिन C3 प्लांट जो होते हैं वो लो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव हैं। लो टेम्परेचर मतलब कितना, 20 से 40 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 लिखा सही है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और इनको कौन सा पौधा बोलेंगे, दे आर टेम्परेट प्लांट, दे आर टेम्परेट प्लांट, ये टेम्परेट प्लांट होंगे, ठीक है ना। किसको ज्यादा पानी चाहिए, C3 को। किसको कम पानी चाहिए, है ना। कौन अच्छे पौधे हैं, किसको तापमान 20 से 25 चाहिए, C3 को। किसको 30 से 40 चाहिए, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। The temperature optimum for photosynthesis of different plant also depend upon the habitat. habitat पर भी डिपेंड करेगी भाई, habitat पर भी डिपेंड करेगी। पानी कम है कि पानी ज्यादा, बताओ। जहां पानी कम है वहां कौन से पौधे होंगे, जहां पानी कम है वहां कौन पौधे सरवाइव कर पाएंगे, हाँ C4। और जहां पानी ज्यादा है वहां C3, ठीक है ना। लिखा है दैट दे आर अडेप्टेड टू, जहां पे पानी रहेगा उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएंगे। ट्रॉपिकल प्लांट, ट्रॉपिकल यानी कौन से, C4 हैव हायर टेम्परेचर, कितना बोला था, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, वो उनके लिए ऑप्टिमम है। जबकि दे आर अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। और एक दूसरे पौधे भी थे, कौन दूसरे पौधे थे जो टेम्परेट वाले हैं, C3। और उनका टेम्परेचर बताओ 20 से 25 डिग्री, वो इतने टेम्परेचर पे अडेप्टेड थे। बता चुका हूं, ये इन्होंने जो बात बोली है मैं उसको दोहरा रहा हूं। एक आखिरी, खत्म, चैप्टर खत्म। आखिरी कौन सा है, वाटर, जल ही, क्योंकि जल यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जल यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसमें हर चीज घुलनशील है और सस्पेंडेड है, डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड। तैरने को बोल रहे हैं सस्पेंड, और डिसॉल्व मतलब घुलनशील। तो हर चीज सस्पेंडेड है और हर चीज क्या है, वो घुलनशील है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि वाटर जो होता है ये रिएक्टेंट की तरह काम किया था। बताओ लाइट रिएक्शन में काम किया था कि नहीं, रिएक्टेंट की तरह काम किया था कि नहीं। और इसका प्रोडक्ट बना था ऑक्सीजन। बोलो, लाइट रिएक्शन में वाटर बिहेव एज प्रोडक्ट की रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या बना था, हाँ तो देखो क्या लिखा है, वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन। द इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट। बोलते हैं कि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, पानी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सुनो, क्यों ऐसा लिखा कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सुनो, जितने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा वायुमंडल में ऑक्सीजन निकलेगा। प्लस ये जो हाइड्रोजन अलग होंगे और जो इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, ये क्या करेंगे, सारी ऊर्जा, इनमें से दो तरह की ऊर्जा बनेगी। एक वाली बनेगी ATP, और ये मिलकर के NADP प्लस विल कन्वर्ट इनटू NADPH। या तो ऐसे लिखो या तो H प्लस लिख लो, मैं H2 बोल लिखता था, ठीक है ना, ऐसे। अब बताओ अगर वाटर नहीं होते
तो क्या ऑक्सीजन मिलती? तो क्या पौधे को हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मिलता? तो क्या NADPH2 और ATP बनता? तो क्या फिर लाइट, जब लाइट रिएक्शन में ये सब नहीं बनता, पानी नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन में ये सब नहीं बनेगा। जब लाइट रिएक्शन में ये सब नहीं बनेगा तो बताओ डार्क रिएक्शन में एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब डार्क रिएक्शन में एनर्जी नहीं मिलेगी तो पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। राइट? तो देखो लिखा है रेदर देन डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस, बोलते पानी का डायरेक्ट रोल नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट रोल नहीं निभा रहा है, खाना नहीं डायरेक्ट बना रहा है, खाना डायरेक्ट नहीं बना रहा है लेकिन इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहा है। देख लो साहब, वाटर जब कम होगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, पानी की कमी में स्टोमेटा क्लोज, कि कहीं और ज्यादा पानी ना उड़ जाए, और ज्यादा पानी ना उड़ जाए, और ज्यादा पानी ना उड़ जाए। तो पानी की कमी में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो बताओ CO2 की कमी हो जाती क्या दिखता? एक तो पानी भी कम हो गया, पानी की ऑलरेडी कम थी। अच्छा बताओ, पानी की कमी थी, दरवाजे बंद कर लिए गए। कौन से दरवाजे? स्टोमेटा। अब बताओ, पानी तो ऑलरेडी कम था और गेट भी बंद हो गया, तो कौन नहीं आ पा रहा है? तो ना पानी है ना CO2 है। जब रॉ मटेरियल नहीं है तो फोटोसिंथेटिक रेट घट जाएगा, घट जाएगा। बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस, बोलते देखो लिखा हैंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस मेक्स लीव्स विल्ट, इसकी वजह से पत्तियां मुरझाने लगेंगी। एंड दस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ लीफ, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, पौधे का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है कम होने लगेगी, और पौधे का मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम, पौधा पत्तियां लटक गई, एक दिन मुरझा जाएंगी। पानी की कमी में पौधा मुरझा जाता है ना, क्यों? पानी नहीं तो एनर्जी नहीं, और एनर्जी तो चलो दूर की बात है कि पौधा खाना नहीं बना पा रहा है इसलिए मरेगा, पर दरवाजे क्या हो गए? तो CO2 भी नहीं अवेलेबल है। पानी तो पानी कम था, CO2 भी नहीं आ रहा है, अब खाना ही नहीं बनेगा और पत्तियां मुरझाती जा रही हैं। पानी कम, पत्तियां मुरझा रही हैं, खाना नहीं बना रही हैं, मेटाबॉलिज्म कम होता जा रहा है, एक दिन जीरो हो जाएगा, पौधा मर जाएगा, फोटोसिंथेसिस खत्म हो गई। सही है ना? फोटोसिंथेसिस खत्म हो गई, पूरी क्लियर। कोई प्रॉब्लम? यहां तक पूरा क्लियर हो गया? समझ आई बात? ये देखो CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन ppm, और इधर है रेट ऑफ CO2 अपटेक यानी फोटोसिंथेटिक रेट। बताओ कौन पहले सैचुरेट हो गया 360 के करीब? C4। कौन सैचुरेट हुआ लगभग 500 पे? कौन अच्छे पौधे हैं किनका फोटोसिंथेटिक रेट अच्छा है? लेकिन एक बात देखो, 360 पे करीब इतना खाना ये पौधे बना रहे थे, इनकी बात कर रहा हूं, ये इतना खाना बना रहे थे, देखो रेंज यहां पे आएगा। लेकिन अगर 500 पे ले जाएं तो इतना एक्स्ट्रा खाना बना देंगे। देखो यहां से यहां तक देखो, और यहां से यहां तक देखो, बताओ कौन सा रेट ज्यादा होगा, यहां से यहां तक वाला कि यहां से यहां तक वाला? पहले कम था अब ज्यादा हो गया, तो बताओ हमने इतनी दूर इनको CO2 दे दिया जिससे इनका फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ गया और हमें खाना ज्यादा मिलने लगा। जैसे दो पौधे बताओ जिनमें ऐसा हुआ, बेल पेपर और टोमेटो, शिमला मिर्च और, हाँ देखो ये भी वही है। बोला गया जब शुरुआत में लाइट बढ़ा रहे थे तो धीरे धीरे लीनियर ग्राफ मिल रहा था, लेकिन यहां पे सैचुरेशन आ गया था, और उसके बाद कौन फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा था? कौन सा फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा था, बोलो? नहीं। अब लाइट कहां रह गया था? अब अदर देन लाइट, ए में और बी में, डी पॉइंट पे मैक्सिमम सैचुरेशन, और ये क्या था? अदर देन लाइट। ये क्या है? बेल पेपर ग्रो कराते हैं, C3 पौधे की C4? C3। कितने ppm पे ग्रो कराया इसको? 500। देखो टमाटर की आप वो सॉरी शिमला मिर्च की क्वालिटी देखिए आप, चमचमाहट देखिए, उसके चेहरे की रंगत देखिए आप, 500 ppm पे एकदम चमचमाहट के हुए, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। टोमेटो को देखो एकदम, आप इसका देखिए, एक बारीकियां देखिए इसकी कितनी अच्छी है, एकदम रसीले टमाटर है ना? क्योंकि इनको CO2 ज्यादा मिला है कि कम मिला है? CO2 ज्यादा मिला है कि कम मिला है? कहां उगाएंगे?
500 वाले मीडियम में कि 360 वाले मीडियम में? कांच के घर के अंदर कि कांच के घर के बाहर? ग्रीन हाउसेस में, ग्रीन हाउसेस के बाहर। ये देखो ये उगा रहे हैं, ग्रीन हाउसेस में उगा रहे हैं। ये देखो कांच का बना हुआ घर है, कंट्रोल कर लेते हैं CO2 को। देखो पूरा एकदम लाइन से बना हुआ घर है, ग्रीन हाउसेस हैं, इन्हीं में ये पौधे उगा रहे हैं, आराम से उग रहे हैं। CO2 रिच एटमॉस्फेयर भी है और पैदावार भी बाहर के पौधों से ज्यादा है। बाहर देखो ये उगा रहे हैं, ये अंदर उगा रहे हैं, जाली लगी हुई है, तो अंदर CO2 ज्यादा है, जल्दी पैदावार होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, लंबाई ज्यादा होगी, टोमेटो ज्यादा होंगे, शिमला मिर्च ज्यादा होगी, अच्छे पौधे बन जाएंगे ये, है ना। हम इनका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई सारी बातें? ठीक है ना, एक एक बात क्लियर हो गई कि नहीं? फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गई ना, इसकी DPP हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर, और फिर आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर पे। चलिए।